अहलन वसहलन मरहबा बखैर रागले जी आया नू गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बादशाह? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक टिप टॉप मज़े में होंगे और यकीनन गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे मैंगोज़ खा, क्योंकि आम का मौसम है और आम खास जो है हर आम और ख़ास आम खाता है, क्योंकि आम खाने का जो मज़ा है ओए होए होए क्या ही मज़ा है। और जो मैंगो पार्टीज़ होती हैं वो उस मैंगो पार्टीज़ में मुझे शिरकत करने का बड़ा मज़ा आता है। अगर अभी तक आपने अपने घर में मैंगो पार्टी नहीं की तो करेंगे, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बड़े एहतियात से खाएं। कहा यह जाता है कि अगर मैंगो खाने के बाद आप एक गिलास कच्ची लस्सी का पी लें तो 1 किलो खून बढ़ जाया करता है। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पता नहीं इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन यकीनन कच्ची लस्सी से जो है ना वो तासीर जो आम की है वो खत्म हो जाया करती है। ये मैंने बड़े लोगों से सुना है। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं बस नहीं। कैसे हुमायूं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आम खा लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल खा लिए हैं, और अब जाकर मीठा आम मिला है। यार मुझे वो याद आ गया, बस आपको याद है आम खाओगे? अल्लाह ताला मुझे तो फिरदौस में जगह दे। आमिर लियाकत साहब मुझे याद आ गए, अच्छा, हाँ वो पूछा करते थे कि आम खाओगे, आम खाओगे। तो यकीनन उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मीडिया के लिए, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने शोज़ किए, रमज़ान ट्रांसमिशंस की उन्होंने, और आज भी बड़े हमें वो याद आते हैं। बिल्कुल, अल्लाह पाक उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सुम्मा आमीन। और आम वाकई में बहुत अच्छा फल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कल हमने न्यूज़ दी थी कि किस दिन हमने एक दिन न्यूज़ भी आमों के बारे में दी थी कि आपको याद ही नहीं होगा वो कौन सा वाला महंगा आम है, नाम बता दें। मिज़ाकी वो न्यूज़ बार-बार मेरे दिमाग में आ जाती है। इतना एक्सपेंसिव। और वो कहाँ पर था, किस जगह पे? देखे हुमायूं लाइव शो पे ना, अभी देखे मैं नई हूँ, मेरे से क्वेश्चन आंसर करने शुरू हो गए। थोड़ा सा यार सिलगुरी में वो जो हुआ था, फेस्टिवल हुआ था, ऐसे ही नहीं मेरे नंबर आए हुए पढ़ाई में। अच्छा। चलो ठीक है, फिर अगर आपने इतनी अच्छी खबरें सुना दी है तो मैंने कहा फिर आपको साथ साथ मैं खबर भी सुना दूं। जनाब खबर है प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से। आप बहुत दूर चली जाती हैं मुझसे, पता नहीं क्यों, घबराती तो नहीं आप मुझसे? नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं। गुड हो गया जी। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने साइन कर दी है उस बिल पे जो कि शायद पाकिस्तान के लिए बड़ा मॉन्यूमेंट बिल है, बड़ी मूवमेंट है। इसलिए क्योंकि जितने भी आप देखते हैं, जितनी भी टीचर्स होती हैं, जितने भी बैंकर्स होते हैं, जो कि आपसे बैंकर से मिलवाया भी था आपको इस वीक में हमने, जितनी टीचर्स होती हैं, ना कि सिर्फ वो बल्कि जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, जब भी वो जाती हैं अपने काम पे तो यकीनन उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो वो घर पे छोड़ना उनको पड़ जाता है, और उनके लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है। बहुत ज़्यादा ये मसला होता है। वो हलीमा कहते फिर बस पे आए। कोई बात नहीं, बस आप बोलते रहें। अच्छा, आप जब जिम ट्रेनर भी हैं तो जब जिम में आते हैं तो साथ अपने बच्चे लेकर आते हैं जो खवातीन आती हैं? हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लेकर आते हैं, हम अलाउ भी कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे जो थोड़े से कंट्रोल में हो, अगर कोई बच्चे, हाँ जो कोई बच्चे होते हैं ना जो हर मशीन को देखते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चों के साथ कोई केयर टेकर ज़रूर है, और अगर बच्चा थोड़ा सा डिसेंट है, ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है तो फिर ठीक है, हम आने बहुत अच्छी बात आपने की। तो जनाब केयर टेकर्स के साथ होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अगर वहाँ पर तकरीबन 70 एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पर डे केयर होना ज़रूरी है, और अगर ये नहीं होगा तो तकरीबन 0.1 मिलियन फ़ाइन हो सकता है, यानी कि तकरीबन 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है उन्हें, या इससे ज़ायद का फ़ाइन हो सकता है अगर उन्होंने डे केयर नहीं बनाया हुआ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जो उसकी मिनिमम लिमिट है, यानी कि जो क्राइटेरिया ये है कि 70 एम्प्लॉयज़ होना उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। चाहे वो वाले वो माँ हो, अपना बच्चा साथ लेकर आ सकती है और डे केयर में जो है वो रखेंगे अपने बच्चे। तो जितनी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो डे केयर जो है वो जल्द अज जल्द बनाना शुरू करेंगी। बिल पे साइन हो चुका है बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी। तो ये बिल यकीनन 2023 में जो है वो पेश किया गया, और आखिरी जो मरहला होता है बिल का वो ये होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है वो साइन करते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंशाल्लाह ताला ये डे केयर सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे केयर टेकर्स भी मौजूद होंगे, और जितने भी वालिदैन हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जब भी वो अपने बच्चे लेकर आएंगे साथ में, तो वहाँ पर रखने के लिए, वहाँ पर उनको इंटरटेन करने के लिए डे केयर ज़रूर मौजूद होगा जहाँ पर बेफिक्र होकर वो अपना काम कर सकते हैं। यूजुअली बड़े स्ट्रेस में होते हैं वालिदैन कि घर में बच्चे हैं, क्या कर रहे होंगे, साथ में फ़ोन कर रहे होते हैं, काम पे भी यकीनन ध्यान नहीं होता, क्योंकि जाहिर बात है जब आपके बच्चे घर पर होते हैं तो आपको बड़ी परेशानी होती है। तो ये बिल मेरे ख्याल में बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और खासतौर पर उन ख्वातीन के लिए जो काम करती हैं घर से बाहर निकलकर, उनके पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये होती है कि घर में बच्चे हैं उनका ख्याल किसने रखना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिल पास किया गया है, और इसमें यकीनन अब ख्वातीन भी अपने अपने जो प्रोफेशन है उनमें वो फ्लोरिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी खबर जो है मेरे पास वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है। हम सबको पता है
ग्लोबल वार्मिंग जो है एक फिनोमिना बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में आता है। कार्बन एमिशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है और ओशंस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया हुआ है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो सडन क्लाइमेट चेंजेस हम फेस कर रहे होते हैं, अचानक बारिश हो जाना, फिर अचानक से धूप निकल आना, तो इस तरह के मसले मसाइल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान की एक थोड़ी सी ये बात बताऊंगी कि पाकिस्तान का जो रोल है वो सिर्फ 0.9% कार्बन एमिशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, लेकिन वो नंबर 1 अफेक्टीज़ में आता है। मतलब जो टॉप 10 अफेक्टीज़ हैं, जो कंट्रीज़ अफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो उसमें पाकिस्तान जो है वो नंबर उसका बहुत टॉप लिस्ट में आता है। तो बस दुआ करनी चाहिए। और एक न्यूज़ आई है वो ये है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो भी कैलकुलेट किया गया जून का, जो एक करंट महीना जून का जो चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नोट किया है, कैलकुलेट किया है एज़ कम्पेयर टू जो पुराने जून के या जो पिछले सालों के टेम्परेचर है, ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज है इसका टेम्परेचर। तो ये एक परेशानी की बात भी, एक फियर भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं अचानक से फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो ये एक न्यूज़ है हमारे पास जो हमायूं बहुत टेंशन का भी बाइस है कि अल्लाह पाक आसानी करे और ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना है किसी तरह ये वापस नॉर्मल हो, हमारी इन्वायरमेंट वापस नॉर्मल होने की तरफ आए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बस वो हमें यहाँ पे भी महसूस हो रही है और काफ़ी देर से महसूस हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान उससे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। यकीनन हम उसमें जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें पाकिस्तानी कंट्रीब्यूशन बहुत 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 मिनिमल है, लेकिन अफेक्ट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान हो रहा है। जैसे रिसेंट फ्लड्स भी हमारे आए थे जो कि हमने यकीनन उसको फेस किया, करते कोई और भरता कोई और, ये बिल्कुल वही वाली बात है। जी, आपको अगली खबर की तरफ जाएं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको जैसे कि पता है, मक्का से मदीना जब उन्होंने हिजरत की थी तो उन्होंने ऊँटों पे हिजरत की थी और उम्मे मबाद जो है उनके पास जाके उन्होंने स्टे भी किया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी जो शीप है यानी कि उनकी जो बकरी है उसको उन्होंने उसका दूध भी निकाला था। ये आप सबको ये वाक़या याद हो गई। तकरीबन हुआ था 622 AD में ये हिजरत हुई थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जनाब हम कैमल्स को दोबारा चलाएंगे, यानी कि दोबारा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इसको सुन्नत ही कह दिया जाए, मेरा ख्याल है तो गलत नहीं होगा कि मक्का से मदीना वो जो है वो ट्रैवल करके गए थे ऊँटों पर, जहाँ पर जिसमें उनके साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। और ये थौर की पहाड़ी थी जहाँ से ये शुरू हुआ। उन्होंने भी यही किया है कि थौर की पहाड़ी पे जो है वो शुरुआत होगी इसकी इस कैमल ट्रैवल की, जो कि लोग जाएंगे मक्का से मदीना। ना कि सिर्फ उम्रा वाले लोग ये फैसिलिटी जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि जो सऊदी अरब के जो मकीम हैं, जो जितने भी विजिटर्स जा रहे हैं, वो भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और ऊँटों पर जा सकते हैं। दरमियान में जो रास्ता होगा, क्योंकि बड़ा तवील रास्ता है, उस रास्ते में म्यूज़ियम भी बनाए जाएंगे, रेस्ट हाउस भी बनाए जाएंगे। फाइनलाइजेशन पर है ये प्रोजेक्ट जो है वो चलता आ रहा है और काफ़ी अरसे से इस पे प्लानिंग हो रही है और तकरीबन अपने आखिरी मराहिल पे वो मौजूद है। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि उम्मुमाबाद जिनका टेंट था, जिनका एक कारवान था जो कि एक टेंट में थे, वहाँ पे जाके मकीम हुए थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथी के साथ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने वहाँ पे जो है उस मकाम पर जाके वो रुके थे। वहाँ पर रेस्ट हाउसेस बनेंगे, वहाँ पर होटल्स बनेंगे, ताकि लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हुए वहाँ पर पानी वगैरह जो भी करना है, थोड़ा रेस्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ताला हमें मौका देगा तो हम जब मक्का से मदीना इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो हम ऊँट की तरफ ऊँट से पे सफ़र करते हुए इंशाल्लाह ताला मक्का से मदीना जाएंगे। और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो इससे ज़्यादा खुश नसीबी की बात क्या हो सकती है। और साथ में आपको ये भी बताएं कि सऊदी अरब बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स लेने जा रहा है। जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है, ये बार बार अगर आप देखा जाए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेती है जिसमें जो पिलग्रिम्स हैं, जो कि हुज्जाज कराम हैं, जो उम्रा करने जाते हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती हैं ताकि उनके लिए आसान हो सके। हज एक खुद बड़ा एक ऐसा प्रोसेस में इंसान थक जाता है, तो इसलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनकी ये मिनिस्ट्री जारी है। जी, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा, अभी मेरे पास जो न्यूज़ है वो बड़े मज़े की है। हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जब भी बाहर निकल रहे होते हैं हमें मुख्तलिफ ठेले दिखते हैं और उस ठेलों पे जैसे हमायूं ने बताया, आम तो आजकल बहुत फेमस हुए हैं, लेकिन चेरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई हैं। हर ठेले पे आपको चेरीज़ के बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, ढेर सारी चेरीज़ वहाँ पर पड़ी होती है। और मैं जब भी कहीं से जा रही होती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं ये थोड़ी सी लेती हुई जाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसकी अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं, एंटी
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, जो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होती हैं उसको फ्लश आउट करती हैं। और साथ ही साथ इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, मतलब आप ज़्यादा खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, पेट भी भर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा फल है। गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है गिजर, यहाँ पर कहा जाता है 12 इकसाम से ज़्यादा किस्म की चेरीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं। और जो लोग वहाँ से चेरीज़ ख़रीदते हैं वो कहते हैं कि वहाँ की जो टेस्ट है उनका तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में वो परेशान है कि वहाँ पर जाने का जो रास्ता है, जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो रोड्स ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बन जाए ताकि उनके लिए तजारत करना आसान हो। तो ये हमारे पास एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि जिससे बहुत ज़्यादा तजारत भी आपको मिल रही है। जी, आपने तो जो गिजर के इलाके में मैं ले गई गिलगित बल्तिस्तान पे। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा वस्फ कि अगर आप जब मरी की तरफ जा रहे हैं तो बच्चे छोटे छोटे बैठे होते हैं चेरीज लेकर डब्बों में। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान मशहूर है, गिजर का इलाका मशहूर है, बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की इकसाम की चेरीज जो है वहाँ पे उगती हैं। वहाँ पे जो काश्तकार हैं जो कि उगाते हैं, सिर्फ एक तरह की चेरी नहीं होती। आपने तो पर्पल कलर की चेरी खाई होगी, आपको लगता है कि वही है, नहीं, बहुत सारी इकसाम है चेरी बहुत ज़्यादा प्योर रेड कलर की भी होती है और मुझे लगता है कि वो जैसे खट्टी होगी लेकिन वो खाओ तो बहुत ज़्यादा मीठी भी होती है। ये आपकी किस्मत अगर आपको मीठी मिल जाए। अच्छा, नहीं, बहुत मीठी भी होती है, ये आपकी किस्मत आपको मीठी मिल जाए। वैसे अक्सर जब मैंने चेरी खाई है तो मुझे खट्टी मिली है, पता नहीं क्या है वजह इसकी। अगली खबर की तरफ जाते हैं जनाब। आपको बताएं पाकिस्तान का जो तरबेला डैम है ये क्या है। तरबेला डैम जनाब 1977 में जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी कि 1977 में कंप्लीट हुआ। इससे पहले 1960 में जो पाकिस्तान और इंडिया की इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके लिए ये अमल में आया गया, मतलब कि उसके बाद ये अमल में आया गया। जो पाकिस्तान ने जो इंडस वाटर था उसके तकरीबन 147 मीटर इसकी हाइट है। जी, तरबेला डैम की। तो वहां पर ये कायम किया गया कि पाकिस्तान की जो वाटर नीड्स है वो पूरी होती है, लेकिन ये दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा डैम है। आपको एक बात बताऊं मजे की तरबेला डैम के बारे में। जब आप तरबेला डैम में अगर आप गोताखोर हैं और आप स्विमिंग कर सकते हैं तो अगर आप अंदर जाएं, सबसे ज्यादा अगर रॉक्स हैं जिसे पत्थर कहते हैं वो तरबेला डैम में जबरदस्त। सबसे ज्यादा दुनिया के दुनिया के सबसे ज्यादा जो डैम है जिनमें अगर पत्थर पाए जाते हैं तो तरबेला डैम में सबसे ज्यादा पत्थर पाए जाते हैं। क्यों? इसकी वजह भी है। इसकी वजह ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और उसको जो डैम की जो ग्रेविटी होती है उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये जो दरिया होता है, जो समंदर होता है, उसी के करीब करीब आपको डैम बनाना पड़ता है। और जब डैम बनाने पड़ते हैं तो ग्रेविटी के बड़े इश्यूज होते हैं, तो उसके हिसाब से इसको तकरीबन 147 मीटर रखा गया और उसमें बहुत रॉक से इसको बनाया गया, यानी कि पत्थरों से इसकी जो बेस रखी गई है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जनाब तरबेला डैम, आपको उसके हवाले से बताएं। और अकॉर्डिंग टू वाटर स्टोरेज की बात हो रही है, यानी कि जितना पानी इसमें समाया हुआ है वो उसके मुताबिक ये सबसे बड़ा डैम है दुनिया का। एंड ना कि सिर्फ ये, आपको मैंने जैसे कि पहले बताया 1960 में जब पाकिस्तान इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी हुई जिसमें कहा गया कि इतना पानी आप रखेंगे, तो हमने तरबेला डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया 1977 में। तो ये एक न्यूज़ थी, मैंने कहा आपको दूं। और न्यूज़ के साथ साथ यकीनन ये टाइम हुआ चाहता है कि हम अच्छा सा मज़ेदार सा नाश्ता कर लें, अच्छा सा पराठा बनाएं। पराठा बना सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पराठा चलें, एक पराठा बना लें, कम तेल के साथ एक पराठा बनाएं। अच्छा सा हाफ बॉयल अंडा करें, एक अंडा खाएं, क्योंकि कहते हैं कि अंडे में बहुत सारी ताकत होती है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन उसमें शामिल होते हैं। तो आपका एक हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। और चाय पीनी है तो मेरे ख्याल में आप पी लें, और अगर चॉकलेट खानी है तो खा लें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इससे पहले हम आयूं आपको और ढेर सारी चीजें खिला दे, सुबह सुबह ही आपको मोटा कर दे। So take a break here. We'll come back. Good morning. एक और सुबह। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं से वास्ते और वस्फ नईम के साथ। और यकीनन हमने आपसे एक जो वादा लिया था इससे पहले कि आपने नाश्ता कर आना है, अगर करके नहीं आ रहे तो आप वापस लेकर आएंगे नाश्ता। तो नाश्ता आपके सामने होगा, साथ साथ नवाले भरिए और साथ साथ अगर आपने दलिया खाना दलिए के चमचे लीजिए। और साथ साथ जो है हमारी बातें भी जो है महजूज होइए उन बातों से। आपको यकीनन ये बात पता है कि नेशंस जो है ना, जो कौमें हैं वो बनती उस साथ साथ से, ठीक है। साथ साथ ना हो तो मेरा ख्याल है कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, लेकिन वो कौमें बड़ी खुशनसीब होती हैं बस जिनको अच्छे उस्ताद मिल जाएं। यकीनन हम जब भी कभी कोई उस्ताद मेरे सामने आता है, चाहे उन्होंने मुझे पढ़ाया हो या ना पढ़ाया, उन्होंने कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, ये एक वर्ल्ड रूल है मैं आपको जिसके बारे में बताना लगा हूँ कि जब भी कभी आप किसी उस्ताद को देखें तो कहा यह जाता है कि उसके अदब में खड़े हो जाएं, उनको खड़े होकर सलाम करें। एक रूहानी माँ बाप का दर्जा उनको दिया गया है, इससे बड़ा कुछ
मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं रुतबा कि रूहानी माँ बाप भी उन्हें कहा गया और वो फिर आपकी ग्रूमिंग भी कर रहे हैं, आपकी तरबियत भी कर रहे हैं, जबकि वो आपके सगे माँ बाप नहीं है। तो बहुत बड़ा रुतबा है जो उस्ताद को हमें देना चाहिए, जो उनका है भी। ज़्यादातर टाइम जो है मतलब माँ बाप से ज़्यादा हम उसको बिल्कुल, हाँ, हम अपने उस्ताद के साथ गुजारते हैं। घर में तो आते हैं तो घर में अम्मा अब्बा तो 100 काम भी कर रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हम स्कूल जाते हैं, हम उस्ताद की सोहबत में रहते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। तो और मुझे तो मैं अब जैसे बड़ी हो गई हूँ तो मुझे याद आता है कि हम हो गई आप? हाँ, मतलब सुनो तो सही ना, बात है कि जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो हम कहते थे टीचर ने नहीं सही पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। तो अब जाके चीज़ें समझ आती हैं कि कितना गलत हम बोलते थे। हम नहीं पढ़ते थे। हाँ, हम नहीं पढ़ते थे, टीचर पढ़ाता था। क्योंकि अब प्रोफेशनल लाइफ में समझ आता है कि टीचर कितनी मेहनत करके आ रहा होता है, उसकी तो वो जॉब होती है और उसकी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझ आए। और हम लोगों ने सिर्फ इतना सा बोलना होता है टीचर ने नहीं सही पढ़ाया, ये बड़ी गलत बात है और ये कभी नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ मैंने सीखी है बाय टाइम, क्योंकि मैं खुद आपको पता है टीच कर रही होती हूँ, जब बेशक फिटनेस का भी टीच कर रही होती हूँ, तो उस वक्त बड़ी मेहनत करके आया होता है अगला बंदा, और एक वर्ड उस पर बोल देना फिर हमें समझ नहीं आया, वो बहुत भारी हो जाता है। तो अपने उस्ताद की बहुत ज़्यादा इज्जत करें और उनको वो रुतबा दें जो उनको दिया गया है। तो जनाब इसी रुतबे की बात करते हुए आपको बताऊं, तकरीबन 32 साल से ज़्यादा हो गए इनको इस प्रोफेशन में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, उसमें इन्होंने हर तरह की जो हमारे कौम के बच्चे हैं ना उनको पढ़ाया। हर तरह के, मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बड़े शैतान होते हैं, कुछ बच्चे उनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सिखा के भेजा जाता, सीधा स्कूल भेज दिया जाता है। तो यानी कि नशनुमा की है वो खाली माँ इस अपने बच्चों की नहीं है, बल्कि वो जो 32 साल में जितने उनको राह में लोग आए उन सब की माँ है, उन सबको उन्होंने सिखाया। हमारे साथ शहनाज जमाल साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शहनाज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, आप लोगों से मिल के। और आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि इस टीचिंग प्रोफेशन में मैं आके समझे मेरी दुनिया भी संवर गई और मेरी शायद अल्लाह ताला आखिरत भी। आपके शोल्डर्स होंगे बड़े वजनी होंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने जिक्र किया आप अपने बच्चों की खाली माँ नहीं हैं, आप तो 32 साल हो गए हैं आपको इस प्रोफेशन में। और 32 साल कहने में बड़ा शायद आसान लगता होगा, लेकिन ये ज़िंदगी के वो साल हैं जब आपकी, जिसमें जवानी भी थी, जिसमें आपके अभी भी जवानी है यकीनन, लेकिन वो कीमती साल जब वो अपने बच्चों को देने होते हैं वो आपने उस माँ के बच्चों को दिए जिनके शायद आपका खूनी ताल्लुक नहीं है लेकिन रूहानी ताल्लुक है। आपने उन्हें हर चीज़ सिखाई। आज जब वो बच्चे आपको कहीं ना कहीं मिलते होंगे और उनका कद आपसे ऊंचा होता होगा, शायद मकाम तो यकीनन आपका ही ऊंचा है क्योंकि आप उस्ताद हैं, लेकिन शायद डेजिग्नेशन में कुछ ऐसी जगहों पे होते होंगे तो आंखों में आंसू तो आ जाते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है, यू आर वेरी राइट। अभी बल्कि कल ही मुझे एक मैसेज आया, मेरे स्टूडेंट थे, बहुत प्यारा वो बच्चा था और वो अभी इसमें मर्चेंट नेवी में है। तो उसका मुझे कल मैसेज आया कि मैम आई एम कमिंग होम आफ्टर 8 months ना। तो मैंने कहा वेलकम होम माय डियर। तो वो ज़ाहिर शिप पे रहते हैं, काफ़ी देर तक उनको रहना पड़ता है अपने घर से, अपने अम्मी अब्बा से। तो वो मेरे साथ, वो बच्चा ना मुसलसल इन कांटेक्ट रहता है कि मुख्तलिफ़ बातें मेरे साथ शेयर हो रही होती हैं, इंस्पिरेशनल बातें हो रही होती हैं। मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ, थोड़ा सा उसको फ्रेश करती हूँ कि ज़ाहिर है दिस इज़ योर कमिटमेंट टू योर वर्क। तो यही चीज़ हमने माफ़ी आपकी मोहब्बत इस तरह झलक रही है कि आपकी आंखों की चमक बता रही है कि आप अपने स्टूडेंट से कितना प्यार करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनका इतना उनकी आंखों में आ रहा है। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था और ये जो मैंने फील्ड चूज़ किया इसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, हाँ, ये उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि आपको पता है जब औलाद होती है तो माँ बाप की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और बड़े अपने बच्चों को उनकी तरबियत करते हैं, उनको तालीम देते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो कहते हैं कि जो हमने ख्वाब देखा है इनके बारे में वो किसी हद तक हम इनकी सूरत में वो पूरा करें। तो मेरे फादर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि बेटा मैं चाहता हूँ कि आप इस लाइन में जाएँ, टीचिंग में। तो मैंने कहा अब्बा जी गिव मी सम टाइम ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। तो मैंने 1-2 दिन गौर किया और जब गौर किया वो किस बात पे किया, इसी बात पे किया कि अब ये टाइम है कि मैं उनको थोड़ा सा पे बैक करूं। कर तो नहीं सकती, औलाद तो नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, लेकिन चले अगर उनकी खुशी, हाँ उनकी खुशी अगर इसमें है तो अब मैं सोचती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। और मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये चुनी हुई थी कि मुझे अल्लाह ताला ने इस फील्ड के लिए चुन लिया था और जो मेरे फादर के थ्रू मैं इस फील्ड में आई। तो फिर आप यकीन करें कि मैंने अपने साथ कमिटमेंट की
और मैंने अपने फादर को कहा कि ठीक है अब्बा जी, जो आप कहेंगे मैं इंशाल्लाह करूँगी एंड आई विल प्रूव कि मैं एक अच्छी उस्ताद बन के अपने आप को मैं साबित करूँ माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पेरेंट्स हमें जब फीडबैक देते थे, जब ज़ाहिर है मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट इस तरह किया कि हमने एक सेटअप खुद स्टार्ट किया। अच्छा। सेमी गवर्नमेंट हमारा एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक लॉन्च किया एजुकेशनल सिस्टम। ये बात है 89 की। तो आप समझें कि वी वर द पायनियर्स, हमने वो सेटअप किया, उस सिस्टम को हम लेके चले। अच्छा। तो बल्कि अपने वो खून से कहते हैं ना, उसकी आबियारी की है, अपने खून पसीना। हाँ जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो अर्ली स्टेज पे हमने करना था कि उन्हीं बच्चों को फिर हम आगे लेके चलें। तो जब छोटे बच्चे आते थे तो आप यकीन करें, हम उनको गोद में लेके बिठा के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। जब लंच टाइम होता था उनको हम लंच अपनी गोद में बिठा के, तो कुछ ऐसा होता था कि कोई पेरेंट्स आ रहे हैं विज़िट करने, तो वो हमें इस तरह देख लेते होते थे। फिर कुछ बच्चे वो खाते खाते, छोटी बच्चे आपको पता है नर्सरी प्ले, सो जाते होते थे, हमारी गोद में ही वो सो जाते होते थे। तो हम आया वगैरह को बुलाने की बजाय जितना टाइम लगता था हम उनको अपनी गोद में रखते थे कि चले थोड़ी देर वाला एलिमेंट भी आपके अंदर एक औरत के होने की वजह से है। एक और चीज़ से पहले बस आपसे सवाल पूछे। मैं आपसे इजाज़त से एक चीज़ की चाहूँगा कि हम आपको अब नाम से नहीं, कि हमें गुस्ताखी लगती है, हम आपको मैडम से देंगे। जर्नलिज्म का रूल है कि आप नाम से बुलाया करें जो भी आपका मेहमान होता है, लेकिन हम अब ये इजाज़त लेंगे आपसे कि हम आपको मैडम करके बुलाएंगे ताकि वो जो आपका मकाम है उसकी पासदारी हो सके। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आपने एक बात की थी कि मैं चाहती हूँ एक अच्छा उस्ताद बनूं, ठीक है, और आपने सारा काम भी उसी के लिए किया। तो मुझे कुछ ऐसी बताएं, क्या क्वालिटीज़ एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि नहीं ये उस्ताद जो है ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। तो वो क्वालिटीज़ थोड़ी सी हमें बताएं। जी, अब देखिए मसला ये है कि व्हाट टू टीच, यस, पढ़ाना क्या है, लेकिन उससे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना। तो वो पढ़ाता कौन है? एक उस्ताद पढ़ाता है, ठीक है। तो उस्ताद में वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो एक बच्चे को, देखें एजुकेशन इज़ नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी, फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। बिल्कुल, इंडिविजुअल कैरेक्टर से लेके नेशनल कैरेक्टर आपने बिल्ड करना होता है। एक इनफरादी किरदार के बारे में हम जी। तो जो इनफरादी एक पर्सनालिटी होती है एक टीचर की, वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स पे। बिल्कुल। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा रोल मॉडल का, रोल मॉडल, मेंटोर का। हाँ जी, बिल्कुल। तो आजकल तो वैसे मॉडल्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन रोल मॉडल नहीं। हाँ जी, तो जो रोल मॉडल का जो हम जब सोचते हैं तो अब टीचर हमारे जहन में एक आता है। तो मैं कहती हूँ कि कोई भी बंदा उसको उस वक्त तक टीचर या टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो उसका टेम्परामेंट ना हो, उसका एटीट्यूड ना हो, उसकी ट्रेनिंग ना हो। क्योंकि आपको अ क्लास इज़ अ ब्लेंड ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें मल्टीपल आपको पता है बच्चे होते हैं, माइंड के होते हैं, इंटेलिजेंस के होते हैं, डिफरेंट इमोशंस के साथ वो आ रहे होते हैं। तो एक टीचर को उन सब बच्चों को लेके क्लास में चलना है। बिल्कुल। किसके क्या इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं। देखिए, एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक नॉन वर्बल होती है। जो नॉन वर्बल होती है, जिसको आम ज़बान में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है स्पोकन वर्ड से। आपके जो जेस्चर्स होते हैं, आपके जेस्चर्स, एक बच्चा आ रहा है सुबह, आप उसे स्माइल करके देख लें, आप उसको स्माइल से वेलकम कर रहे हैं, वार्म वेलकम, उसको उसका हाथ पकड़ रहे हैं, उसको बिठा रहे हैं। हो सकता है वो कोई आज परेशान हो, अपना फुल आपको आउटपुट ना दे सके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टीचर को उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए कर जाए वो। हाँ जी, कि आज इस बच्चे को हमने किस तरीके से लेके चलना है, कैसे डील करना है, और उसके पेरेंट्स से और उसके एटीट्यूड से ही हमें टीचर का सिर्फ ये रोल नहीं है कि जी आपने इल्म उस तक पहुंचाना है या उसको नॉलेज देना है, ये बात नहीं है। आपने उसको कंप्लीट उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट करनी, उसकी पर्सनालिटी बनानी। और ये आप तभी वो एक टीचर समझ सकता है जिसको पता हो कि उसका डेली बेसिस पे उसने अपने रोल को कैसे शफल करना है। बात तो दुरुस्त है, लेकिन अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा जो एक बड़ी वो कहते हैं ना दुखती रग है, जिसको मैं आज चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा सा हाथ रख लिया जाए। वो ये है कि
हम उस साउथ एशिया के उस इलाके में रहते हैं, साउथ एशिया पूरे में, मैंने ये जो रिसर्च भी है वही कहा गया, उस्ताद को वो मकाम नहीं दिया जाता यहाँ पे। सबसे अंडररेटेड जॉब है वो उस्ताद की है, सबसे कम सैलरी अगर देखा जाए तो उस्ताद की है। जो इज़्ज़त, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अगर आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएँ मैडम, तो आप ये यकीनन देखती होंगी कि बच्चों में वो इज़्ज़त टीचर्स के लिए उस तरह नहीं है कि फड़ाक से कुछ भी कह देंगे, कोई अदब आदाब नहीं होगा, किस तरह बैठेंगे उन्हें अंदाज़ा नहीं है, किस लहजे में बात करेंगे उनको अंदाज़ा नहीं, किस टोन में बात करेंगे उन्हें अंदाज़ा नहीं है। तो उस्ताद तो वो माँ भी है जिसने उसे पाला, उसने उसको गोद में खिलाया, घर में भी तो सीखा उसने। तो उस्ताद तो खाली वो नहीं है जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ा रहा है। तो वो मकाम जहाँ पर उस्ताद को नहीं मिला, वहाँ पे गलती आपको कहाँ किसकी लगती है? सोसाइटी में वो कौन सा ऐसा स्टेक होल्डर है जहाँ आपको लगता है वहाँ मसला है? एक्चुअली जैसे मैंने बताया ना कि प्रोफेशन की जब बात होती है, काउंसलिंग की जब बात होती है, तो हर कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं फोर्सेस ज्वाइन करूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। कम लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ या चाहता था। तो लोग समझते हैं कि अगर ये कुछ नहीं बन सका तो एंड पे एक टीचिंग रह गई है, तो ये जी चाहे बाय चांस आ गया है, नॉट बाय चॉइस। तो एक तो लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें कोई मेहनत नहीं है, हालांकि जितने भी ये प्रोफेशंस के मैंने नाम लिए, उसको प्रोड्यूस कौन करता है? टीचर्स। कौन लाता है उनको? प्रोड्यूस टीचर्स है, उस्ताद ही करते हैं, ज़ाहिर है सारे प्रोफेशनल जो हैं। ठीक है, अब उसमें बड़ी बात आपने कर दी है मैडम, हाँ जी, बड़ी बात कर दी है। तो अब उस्ताद जो है, ये समझने की बात है। देखिए हमारा जो घर है, वो जो यूनिट है ना, एक सोसाइटी का फर्स्ट यूनिट है घर, और वो पहली जो दर्सगाह है वो हमारा घर है। उसमें हम अपने बच्चों को डिफरेंट इक़दार सिखा रहे होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स दे रहे होते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा रहे होते हैं, छोटे बड़े का एहतराम अदब सिखा रहे होते हैं। हमारे मुल्क में जो सिस्टम है वो ये है कि जो उस्ताद है, और क्योंकि हमारे तो मुल्क में एजुकेशन सिस्टम भी वेरी करती है ना, मुख्तलिफ हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, अलग है, अमीर के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, क्लासेस। तो उसमें वही माइंडसेट जो पेरेंट्स का होता है वो बच्चों में जाता है। बिल्कुल। एक स्टेज आती है, देखिए जो हमारा जो नेशनल करिकुलम कह लें या नेशनल एजुकेशन सिस्टम कह लें, वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक होता है। ठीक है, आगे बच्चे फिर प्रोफेशनल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। अब ये जो पहली स्टेज है, इसमें भी हमारी जो कैटेगरीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इसके नीचे भी सरकारी एंड निजी, प्राइवेट जो है, उसके नीचे भी हमारी कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट में आ गया, जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं। एक है हाई लेवल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम, एक मीडियम है, और एक फिर लो मीडियम जिसको कहना चाहिए स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स। अब ये जो हाई लेवल है, जिसको आप एलीट क्लास कहते हैं या अशराफिया कहते हैं, इनका अपना एक ज़ाहिर माइंडसेट होता है कि हमने अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाना है जहाँ पे दूसरे की एक्सेस ना हो, वो ना आए। एक छोटी सी बात मैं बल्कि कोट भी करना चाहूँगी। एक हमारी फैमिली थी, तो मैं चाहता हूँ आप ये अपना थॉट जो है ना, आप यहीं पे होल्ड कर लें। ये बात मैं चाहता हूँ लोग सुनने के लिए दोबारा आए, और क्योंकि हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ मैडम मौजूद है, यकीनन कौम का वो एहसास जो कि एक नौजवान नस्ल को नशोनुमा कर रहा है, जो नौजवान नस्ल को बहुत कुछ सिखा रहा है, उनसे हम बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे लें छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। एक और सब मैं आपको कहेंगे एक बार फिर गुड मॉर्निंग, वापस आइए। वेलकम बैक टू द शो को मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मैडम शहनाज मौजूद हैं, और अभी ब्रेक में जाने से पहले आप हमें कोर्ट के बारे में बता रही थी, तो हमने कहा था ज़रा रुकिएगा, जब हम आएंगे तो आप बताइएगा। तो वो प्लीज़ दोबारा से हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स के साथ शेयर करें, फिर हम आगे सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह बैठे हुए थे हम, एक फैमिली के घर हमने विज़िट किया, तो मैंने बच्चों का पूछा कि बच्चों को एडमिशन करा दिया आपने? छोटे अभी उनके वो बच्चे थे, सही। तो कहती हैं हाँ जी मैंने करवा दिया है। तो मैंने पूछा कौन से सिस्टम में? तो जी उधर इस्लामाबाद का कोई उन्होंने स्कूल का नाम लिया। हाँ जी, इस्लामाबाद का कोई बहुत भारी भरकम स्कूल का उन्होंने नाम लिया,
और वो ख़ुद काफ़ी दूर रहती थी, तो उनके घर के करीब भी एक बड़ा एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम था। तो मैंने कहा आपने स्कूल था, अच्छा था, वो नोन था वो भी। तो मैंने कहा कि आपने इधर क्यों नहीं है, इजी अप्रोच है, आपको इतनी बॉदरेशन से आप बच जाएंगी, ट्रैवलिंग टाइम इतना है बच्चों का, और आजकल आपको पता है रोड पे निकलना भी बड़ा एक काम है, तो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, छोटे हैं, फिर एक्सपेंस बढ़ जाएगा आपका। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, तो आप यकीन करें मैं फिर खामोश हो गई। जवाब उनका ये था कि नहीं, यहाँ पे ज़रा ना ये आसपास के गांव के लोग और इधर मोहल्ले के बच्चे भी आते हैं, तो उनका अपनी एक सोच होती है, एक अपना बैकग्राउंड होता है, तो मैं अपने बच्चों को नहीं चाहती कि वो इनके साथ मिक्स अप हों। लिटरली उन्होंने ओपन इन वर्ड्स में ये जब मुझे जवाब दिया, तो मुझे बहुत दुख भी हुआ और तकलीफ़ भी इस बात से पहुंची, और फिर उनका माइंडसेट पता चला। तो ये सिर्फ वो एक नहीं थी, ऐसे हज़ारों हैं और बहुत है। अच्छा, जो ये आपने माइंडसेट शेयर किए बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स स्कूल है। एक तो हमारा सिंगल करिकुलम नहीं है ना, डिफरेंट, एक मैट्रिक है, मुझे याद है कि मैट्रिक वाले जो होते थे उनको थोड़ा सा कम समझा जाता था, जो और ए लेवल्स कर रहे होते थे उनकी एक डिफरेंट क्लास को समझा जाता था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। हमारे टोन में भी होता है कि ये मैट्रिक कर रहा है, हाँ, ये मैट्रिक कर रहा है, ओ लेवल्स कर रहे हैं, हाँ ये तो मैट्रिक कर रहा है मेरा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं इस सिस्टम के, इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि सिंगल करिकुलम में आना करिकुलम है उसको इन्फोर्स किया जाए। उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जो चीज़ों को ज़ाहिर आगे नहीं चलने देते, लेकिन गवर्नमेंट ज़ाहिर कोशिश करती है। और ये जो हमारा करिकुलम है, इसमें जो चीज़ें बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उसको यूनिफाई करने की कोशिश की गई है। लाइक इस्लामियात है और उर्दू जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज है, कि ये सब पढ़ाएं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। जैसे आपने कहा कि जी बच्चे जी हम फलाने मीडियम से पढ़ के आए, इंग्लिश से, ये तो उर्दू मीडियम से पढ़ के आए हैं, तो जब ऐसे बच्चे जब वर्क प्लेस पे इकट्ठे होते हैं तो उनके अंदर भी वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो सकता। सही, वो अपनी उस पे एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, उनके साथ जाती है। हाँ, और अगर कोई छोटे लेवल से बच्चा पढ़ के आया है और वो किसी अच्छी पोस्ट पे भी चला गया है, तो उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और उसको वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट या कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलती है जिसका वो हकदार भी होता है। तो ये है माइनस प्लस हर जगह पे चलता है। लेकिन देखें, एजुकेशन जो है वो कहते हैं ना कि अगर किसी की क्वालिटी ऑफ नेशन depends on its citizen. Quality of the citizen. And the quality of citizens depend on its education system. Yes. And the quality of education system depends on the quality of teachers. Ultimately, कौन responsible है? Teacher. उस्ताद responsible है। उस्ताद responsible है। बिल्कुल। अभी ये जो आपने कोड ये समझाई, ये बात ये बड़ी अच्छी है। इसमें मुझे बताइएगा, जैसे आपने डबल मास्टर्स किया हुआ है माशाल्लाह, इंग्लिश लिटरेचर में भी किया और एजुकेशन एंड मैनेजमेंट में भी किया हुआ है, तो अच्छी खासी डिग्री आपने ली हुई है, तो आपको लगता है कि स्कूल इतना ज़्यादा पे ऑफ करते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि वो स्कूलों में ना आजकल बिजनेस ही चल रहा है, तो उस तरह से आपको लगता है पे बैक मिलता है, वो डिलीवर आप कर पाती हैं? मनी मेकिंग मशीन्स हैं, मनी मेकिंग मशीन्स हैं, बिल्कुल मुझे पता है। मेरी आपका बच्चा पास हो जाएगा, आपने बस पैसे जमा कराने हैं, आपका बच्चा आगे चला जाएगा। आपको लगता है कि मतलब आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है और अब आपका वो टाइम है कि आपने वो डिलीवर करना है, और उस टाइम स्कूल्स वगैरह इस तरह से हों, वो किसी को भी रख लेते हैं, उनके लिए सिर्फ एक पैसा ही है कि बिजनेस जनरेट कर लें, टीचर्स पर उनकी इतना ज़्यादा खास फोकस नहीं होता। तो यहाँ पर दुख होता होगा कि मैंने इतना पढ़ा है। देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी भी उसकी नेशनैलिटी, जब आप जब पूछते हैं कि जी कौन सी नेशनैलिटी है आप, तो उससे चीज़ें बड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बहुत कुछ पता चल जाता है। तो जिस तरह कहते हैं ना कि चिल्ड्रन आर द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर टीचर्स एज वेल। बिल्कुल। अब आपने स्टैंडर्ड की बात की, क्वालिटी की बात की कि मनी मेकिंग मशीन्स हैं, तो नो डाउट दे आर। मैंने आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ाई, ये मेरी अपनी एक पॉलिसी है या डिसिप्लिन है, क्योंकि हमारे वक्त में मैंने वही डिलीवर किया है जो मुझे एक एनवायरनमेंट में डिलीवर करना है।
अच्छा। मैं उसी से सेटिस्फाई हूँ ठीक है कि मैंने जितना बच्चों को अपने उस टाइम में देना है उतना ही मैंने देना है। वो जो और वो टाइम अमानत है मेरे पास, ठीक है। ये जो मनी मेकिंग वाली अप्रोच है ये मेरी है ही नहीं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मेरी ये कमिटमेंट भी थी कि मैं उसको मनी मेकिंग के पर्पस के लिए यूज मैंने करना ही नहीं है। अप्रोच ही नहीं होती क्योंकि टीचर का काम ही होता है वो अब ये जो ये मेरे ख्याल में स्कूल जो ओनर्स होते हैं बेसिकली बिल्कुल वो टीचर्स को ना इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। मुझे जो जहाँ तक लगता है टीचर्स आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हाँ जी, उसकी मैं वजह बताती हूँ ना, क्योंकि वो अंडरपेड है। छोटी छोटी टीचर्स मतलब FA पास PA पास इजीली मिल जाती हैं और वो नीडी भी होती हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं। होता है पार्ट टाइम, जी जी होता है एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। हाँ जी, उन्होंने शुरुआत करनी और फिर उनकी देखिए मैंने जैसे कहा कि एक टेम्परामेंट होना चाहिए टीचर का, एक एटीट्यूड होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचर अगर टीचर बन रहा है तो उसके पास डिफरेंट मेथडोलॉजीज होनी चाहिए टीचिंग से रिलेटेड। उसको देखिए एवरीडे मैंने कहा कि उसका रोल शफल होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो क्लासरूम की इन्वायरमेंट को देखते ही टीचर को अपने रोड को स्विच ऑन करना पड़ता है। अब बच्चे जो हैं, जो बच्चियां जो हैं हमारी ट्रेंड नहीं है मोस्टली। मैं अब जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को जब देखती हूँ, बिलीव मी कि जो बेसिक्स होते हैं बच्चों को वो नहीं पता होते अबाउट लैंग्वेज, अबाउट जो भी अब वो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है, तो दे डोंट नो हाउ टू राइट ऑन द लाइन्स। लेटर फॉर्मेशन क्या है, इसको किस तरीके से लिखना है, चाहे वो सिखाई भी नहीं गई और नोटिस भी नहीं किया गया। अनचेक बच्चों को छोड़ दिया गया है कि वो ही मिस्टेक वो कैरी करते करते किस स्टेज तक पहुंच गए। लगातार शहनाज आप ये जो बातें कर रही हैं, मैं एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप एजुकेशन से मुंसलिक हैं बहुत अरसे से। अब एक कॉन्सेप्ट आया है अनलर्न का और लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि अब यकीनन जब आप शुरुआत आपने 10 साल पहले की होगी या 20 साल पहले, 30 साल पहले, तब का तालीमी निज़ाम बहुत मुख्तलिफ था। तब बच्चे बड़े मुख्तलिफ अंदाज से सीखते थे। आजकल जी जनरेशन है, डिजिटल सबसे पहले और फिर बाद में कुछ है। तब तो डिजिटल का कोई दौर ही नहीं था, किताबें थीं, किताबों से सीखना था। आजकल के बच्चों के लिए क्या उस्ताद को भी पिछला सारा भुलाना ज़रूरी है और नई चीज़ें सीखना ज़रूरी है? जो जदीद आलात हैं उनको सीखना ज़रूरी है, जदीद तालीम को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो समझेंगे ही नहीं जो आप कहना चाह रहे हैं और उनकी तो जहन कुछ और क्या है। जी जी, मैं यही इसी बात को फोकस करना चाह रही हूँ कि ट्रेनिंग और अपडेट रहना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए अब जैसे हमने मैंने बताया कि 89 में मैंने स्टार्ट किया। उस वक़्त ये मोबाइल और लैपटॉप और ये कुछ नहीं था। मुझे था कि साइक्लो स्टाइल एक मशीन होती थी, टाइपराइटर्स होते थे जिससे हम खुद क्वेश्चन पेपर बनाते थे, फोटोकॉपी उससे होता था, टाइपिंग हम खुद कर रहे होते थे। जी हाँ, हमने खुद अपने हाथों से ये सारे काम किए हुए हैं। हमें उस टेक्नोलॉजी का भी पता है और हम इस टेक्नोलॉजी को भी सीख रहे हैं। और अब देखिए अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। अब जैसे कोविड ने आपको क्या कुछ नहीं सिखा दिया, ऑनलाइन टीचिंग सिखा दी, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्शन हो रहा है। तो अब हम सीख रहे हैं ना, तो एक ये पैशन होता है। आप देखिए इश्क से, जुनून से हर चीज़ आप हासिल करते हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन में कमिटेड हैं और आप चाहते हैं यू वांट टू एक्सेल, तो फिर तो आपको। मैडम आप इस कॉन्सेप्ट को मानती हैं कि जो पिछला है उसको भुलाना होगा तब नया सीख सकेंगे, या पिछले को भी साथ रखें और नए को भी साथ? नहीं, भुलाने की तो बात ही नहीं है ना। अंदाजे पे यहाँ बात बदल देते हैं, वरना ज़माने की बातें सब एक सी हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए रूट्स ओरिजिन हमें किसने प्रोवाइड किया? उनको हम भुला दें? कैसे हम उनको भुला सकते हैं? नहीं, अपनी फाउंडेशन को तो हम नहीं हिला सकते ना, उसको हम और मजबूत कर सकते हैं और मजबूत हमें करना है। ये टीचर्स की मैं बात कर रही हूँ कि टीचर्स का बहुत वाइटल रोल होता है एक सोसाइटी बिल्डिंग में। आपने रूहानी बाप की बात की, रूहानी उस्ताद की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में वाहिद 2 हस्तियाँ हैं जो आपका अच्छा चाहेंगी, एक आपके पेरेंट्स और दूसरा आपका उस्ताद। ठीक है, आप फले फूलेंगे, उस्ताद को खुशी होगी। और जिस तरह पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं, इसी तरह एक उस्ताद की भी ख्वाहिश होती है। अब जैसे मुझे मुख्तलिफ बच्चे बताते हैं फ़लाना इधर है, फ़लाना इधर है, तो मेरा खून और जोश मारता है और मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों हम फैकल्टी बैठे हुए थे, तो
मेरी एक कोलीग है, उन्होंने जिक्र किया कि मैम हम इस तरह फैमिली में बैठे हुए थे ना, तो मेरे फादर इन लॉ मुझे कहने लगे कि हमज़ा की ना इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो उनकी एक टीचर होती थी शहनाज जमाल ना, तो उनसे उन्होंने पढ़ा है, तो वो बहुत इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, ग्रामर इसकी बहुत अच्छी है, स्पेलिंग ये फर सुनाता है, और लेटर फॉर्मेशन, मतलब छोटी छोटी बातें। मैडम शहनाज, वो आपकी बैठने की पोजीशन ही चेंज होगी, आप यूं होगी। तो नहीं, तो कहती है मैम जब उन्होंने शहनाज जमाल का नाम लिया ना, तो मैं थोड़ी सी चौंकी। मैंने कहा ओ शहनाज जमाल, मैंने कहा वो कहाँ थी, किधर थी? तो मैंने उनसे और डिटेल में जब पूछा, तो मेरे मोबाइल में आपकी पिक्चर भी थी, तो मैंने पिक्चर शो की ना, कहती वो एग्जैक्टली ये तो वही है। अरे तो मुझे कहती हैं कि इतना अच्छा लगा, फिर उसने मेरे साथ ये बात शेयर की। आपकी तनख्वाह और रिवॉर्ड वो था। हाँ जी, दिस इज़ माई अचीवमेंट एंड दिस इज़ माई रिवॉर्ड। देखिए, आपका उस्ताद, आप एक अच्छी बात कर रहे हैं, उस बात को अगर वो कैरी कर रहा है तो आपके लिए सदका जारिया है, और वो उस्ताद की जीत भी वही है, वही है, वही मेरा रिवॉर्ड है को इम्प्लीमेंट भी करे अपनी लाइफ में, और आपको खुशी कितनी ज़्यादा होती होगी कि मैंने सिखाया है। तो ये बहुत ही बड़ी एजाज़ की बात है और फख्र की बात है। उस वक्त तो आपका दिन बन गया होगा। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा जी, वो कहते हैं ना कि समटाइम्स वन वॉन्डरिंग थॉट पोल्यूट्स योर होल डे, बट वन गुड थॉट मेक योर डे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि एक कोई मनफी ख्याल आपके जहन में आ जाए तो वो आपकी पूरे दिन बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा ख्याल आपके जहन में रह जाए तो आपका दिन बन जाता है। तो वो उस दिन मैं फूले ना समाई, और मैंने घर आके ये बात बताई और मुझे कहा कि देखें, ये सेल्फ प्रेजिंग की बात नहीं है, दिस इज़ माई अचीवमेंट, ये मेरा रिवॉर्ड है कि अल्लाह ताला मुझे इस सूरत में दे रहा है, अपने अच्छे गुड स्टूडेंट्स की फॉर्म में मुझे दे रहा है कि उन वो चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं अब थोड़ी सी लूप होल्स के बारे में बात करें। ये हो नहीं सकता कि जब भी किसी प्रोफेशन में होते हैं शिकायत ना हो उस प्रोफेशन से, ये ना हो कि यहाँ कमी है। यकीनन इतने साल हो गए, 32 साल हो गए, तो इनको ये तो यकीनन कहीं ना कहीं कमी ज़रूर नज़र आई होगी, कहाँ कमी है, क्यों? बस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तो ये मुझे बताएं, इस सेक्टर में क्या आपको लूप होल्स दिखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर्स में किन चीज़ों पर हमें वर्क करना चाहिए मज़ीद, और या आपकी अपने सारी हिस्ट्री में जितना आपकी जर्नी रही है उसमें आपको अभी तक आपने कुछ यकीनन सोच लिया होगा कि ये मेरे पास जब आएगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, डिफरेंट करूँगी, कुछ चेंज लेकर आऊँगी, तो वो क्या चीज़ें हैं आपके लिए? वैसे तो मैं कहती हूँ वो नहीं कोई मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो लोग ब्लेस्ड होते हैं और जिनको अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिया होता है, और जिनके पास कलम की ताकत होती है, ठीक है, वो कलम की ताकत एक लिखने की होती है और एक साइनिंग अथॉरिटी होती है। क्या बात की ठीक है ना, दोनों चीज़ें। ये साइनिंग अथॉरिटी होती है कि आप बैठे में आप जो चाहें करना चाहें कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी सोच है, एक कंस्ट्रक्टिव काम है जो अगर आप कर गए ना तो समझें कि आपकी दुनिया और आखिरत संवर गई। ठीक है, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, मैं चाहता हूँ ये जारी रहें, ये चलती रहें और हम सुनते रहें। आप अपना ये थॉट इधर ही होल्ड करें, क्योंकि मुझे पता है जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी आपके यकीनन जो चाहने वाले हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो यकीनन आपको अभी ज़रूर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मैडम शहनाज जमाल मौजूद हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बातों से हमें महसूस कर रही हैं, हमें सिखा रही हैं। हम और भी सीखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ अगेन मैडम शहनाज ही मौजूद हैं, और अभी हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि एजुकेशन सेक्टर में ऐसे कौन से लूप होल्स हैं, तो बड़े तरीके से और फुल उस्ताद की लैंग्वेज में हमें समझा रही थी, और मैं और हुमायूं दोनों कानों से सुन रहे कि हाँ जी बताएं क्या बता रही थी आप। वरना हम एक से सुनते होते हैं दोनों कानों से। नहीं, उन्होंने बोले कि एक साइनिंग अथॉरिटी होती है और एक कलम की ताकत होती है। वो एक बड़ा एक खूबसूरत जुमला है, और मैं बहुत गौर से सुनने शुरू हो गई हूँ कि अब वो क्या है, आगे बात भी बताएं। अब देखिए, ये आप अगर इतनी आप गौर से और बड़े शौक से मेरी बातें सुन रहे हैं, तो इसी इसमें मैं कहती जाऊँ कि टीचर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इम्प्रेसिव होता है और एक इंस्पायरिंग होता है। इंस्पायरिंग, बेशक। अच्छा, फ़र्क क्या है? मुझे तो नहीं पता। फ़र्क ये है कि जो आपको इम्प्रेस करते हैं टीचर, आप उनको एडमायर कर रहे होते हैं, उनको लाइक कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। लेकिन जो
इंस्पायरिंग टीचर होते हैं, बनना चाह रहे होते हैं, वो आपकी सोल को टच करते हैं एंड यू वांट टू बी लाइक देम, कि आप उन जैसा बने, यू एस्पायर, आपकी ये ख्वाहिश होती है कि इनके अंदर ये जो क्वालिटी है ये मेरे अंदर भी आ जाए, वो वस्फ जो आप में है वो मुझ में भी आ जाए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है आप इंग्लिश उर्दू सारे वो लेके जा रही हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने फिर एक बात की कि उर्दू और इंग्लिश, देखिए लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज की ज़्यादा टीचर हूँ, तो मैं इंग्लिश को जितना फोकस करती हूँ मैं उतना ही उर्दू को फोकस करती हूँ। बहुत अच्छी। हमने वहाँ से अंदाजा लगा लिया जब आपने ख्वाहिश नहीं कहा था, आपने ख्वाहिश कहा था। हाँ, हम वहाँ से अंदाजा लगा चुके थे। तो ये ज़ाहिर है ये लैंग्वेजेस हैं, एक हमारी ज़ाहिर है सोर्स लैंग्वेज है, एक हमारी टारगेट लैंग्वेज है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि जो हमारी सोर्स लैंग्वेज उर्दू है वो भी हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब, और मोबाइल ने तो उसका और ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र भी है कि मेरे बेटे को तो उर्दू नहीं आती है, इसको सिर्फ अंग्रेज़ी। बिल्कुल, ये बात पेरेंट्स फील, हाँ यस कि जी हमें हमारे बच्चों को तो उर्दू नहीं आती, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप किसी एक चीज़ में, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए, एक मॉडरेट, एक बैलेंस, एतदाल पसंदी को इख्तियार करना चाहिए। तो बात कहाँ से चल पड़ी, तो आप कह रही थी आप क्या करना चाहती हैं अगर आप वो करना चाहें। अब देखिए नेशनल करिकुलम की बात हो रही है, आपको पता है कि हमारा जो ओरिजिन है इस वतन का, इस मुल्क का, वो क्या है, वो किस चीज़ पे बेस करता है, वो दैट इज़ रिलीजन, हमारा रिलीजन है, ठीक है। नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, सीरतुन नबी है, कुरान, हदीस, ये सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। तो ये एक कलेक्शन है, तो इन सब को लेके हमने चलना है। मेरे ज़हन में जो बात आती है, मेरे पास जब बच्चे कोई आते हैं जो प्रोफेशनल कॉलेज में आते हैं, आजकल मैं हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड एक कॉलेज में विजिटिंग उस पर हूँ, तो मैं उनको लेक्चर देती हूँ। तो मेरे पास जब कुछ बच्चे आते हैं, और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि उसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ कम हैं, मतलब हमारी जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा एजुकेशन की तरफ, पेरेंट्स भी हैं और बच्चियाँ भी ज़्यादा हैं। तो अगर 30 की क्लास है तो उसमें 2 आध हुमायूं जैसे होंगे बाकी 28 बच्चियाँ होती। क्लास होती कहाँ पर? कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, जैसे DPT के स्टूडेंट हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। एडमिशन ओपन है? तो उसमें ये होता है, तो उसमें जब कोई हाफिज़ कुरान आता है ना, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, तो आप यकीन करें कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे तो हमें खड़े होकर लेक्चर देना होता है, लेकिन मैं उस बच्चे की या बच्ची की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं इसको एक्नॉलेज करती हूँ डेली बेसिस पे। मैं उस बच्ची और बच्चे को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं अपनी क्लास का स्टार्ट ही उनको कहती हूँ कि आएँ प्लीज़ आप थोड़ी सी रेसिटेशन करें, कोई तलावत करें, हमें सुनाएं। फौरन उनको वो अप्रिसिएशन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो करते हैं। था जो कि आपने जवाब दे दिया उसका, मैं यही पूछना चाहता था, आप इंस्पायरिंग है या इम्प्रेसिव है? तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप इंस्पायरिंग हैं। बिल्कुल वही बात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद तो नहीं कहूँगी, ये तो मेरे बच्चे, मेरे फीडबैक जो देने वाले लोग हैं वही कहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो एक मेरा अंदर का एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर वो कहते हैं ना, वो बेटियों से तो प्यार करते ही हैं, वालिदैन भी, और ख़ास तौर पे फादर जो हैं वो अपनी बेटियों के साथ दे आर मोर इनक्लाइन। तो मेरे अब्बा जी मुझे प्यार तो करते ही थे, मेरा एहतराम भी बहुत करते। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आपके वालिद जो हैं वो आपके रोल मॉडल हैं, क्योंकि बार बार आप उनका जिक्र लाती हैं। ही वाज माय रोल मॉडल। अभी फ्यू मंथ्स बैक, अल्लाह पाक जन्नत में, तो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो लेकिन मेरा यही बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे पता है इमोशनल होगी, मैं यही सवाल पूछूंगा आपसे। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने पहली बार सुना है कि किसी वालिद ने कहा कि बेटा आप उस्ताद बने। हालांकि जब हम छोटे होते हैं तो हम टीचर से इतने इंस्पायर होते हैं, हमने कहा हमें टीचर बनना है, तो कहते नहीं बेटा बनना क्या है, बनना क्या है। तो ये क्या वालिद साहब भी उस्ताद थे या नहीं, वालिद साहब मेरे उस्ताद नहीं थे, वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान SSG के फर्स्ट कमांडो थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक गाजी की बेटी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बात पे मैं बड़ी नाज़ा हूँ कि मैं एक गाजी की बेटी हूँ। मेरे अब्बा जी ने फर्स्ट कमांडो की जब बात हो रही है तो ये 50s की बात है, जब पाकिस्तान SSG रेज हुई थी, तो माय फादर वाज वन ऑफ द वॉलंटियर्स जो SSG के कमांडो बने थे। तो वो उस्ताद तो नहीं थे, लेकिन वो मुझे उस्ताद देखना चाहते थे
क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने जहाँ पे दोबारा अपनी सर्विस स्टार्ट की, तो वो वहाँ पे ये सिस्टम जब लॉन्च हो रहा था एजुकेशन का, तो वो बच्चियों को आता जाता देखते थे कि ये अब टीचिंग प्रोफेशन में आ रही हैं। तो उन्होंने फिर मुझे देखते थे उनकी सूरत में, तो उससे वो बड़े इम्प्रेस हो रहे थे उस चीज़ से। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बारे में। मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि मैं सिर्फ आपको जुमला थोड़ा सा दुरुस्त करने की अगर आप इजाज़त दें तो मैं करूँगा। आपके वालिद यकीनन उस्ताद थे जो इतना कुछ आपको सिखा गए और आप आगे इतना सिखा रही, हो नहीं सकता वो उस्ताद। जी, वो प्रोफेशनली उस्ताद नहीं थे, लेकिन उस्ताद तो माँ बाप तो उस्ताद ही होते, उस्तादों के भी उस्ताद थे, और वो बहुत बड़े उस्ताद थे अपनी फील्ड में। वो जंप मास्टर थे और वो फ्लाइंग पे ये जब हाँ जी, तो वो खुद उस्ताद, इनफैक्ट अपनी फील्ड के उस्ताद ज़रूर थे, और अदरवाइज वो पेरेंट्स के लिए तो उस्ताद होते ही हैं। तो जंप करना, बातें याद आती हैं जो चीज़ें सिखा गए, उनमें से कुछ चीज़ें जो आपको आज भी याद आती हैं? बात वो बहुत अच्छी बातें करते होते थे मेरे साथ ख़ास तौर पे, और मैं हर बात अपनी उनके साथ शेयर करती थी। हाँ, वो लग रहा है आपकी बातों से लग रहा है। हाँ जी, तो वो मैं उनकी हर बात को अब सदका जारिया बनाती हूँ कि जो उन्होंने इल्म दिया मुझे, कोई भी अच्छी बात मुझे सिखाई, मैं आगे उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में वो मैं पहुँचाती हूँ। तो बेटियां आपको पता है वैसे भी अपने माँ बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ इनकी एक ख़ास रेपो बनी हुई होती है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी जब मैं दिन में 2 दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर लेती थी कि आज अब्बा जी ये हुआ, आज ये हुआ। वो इतने सपोर्टिव, इतने हेल्पफुल होते थे कि वो कहते थे कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है लाइफ में, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, अपने काम को मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी। मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखा कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। अगर मैं बीमार पड़ गई तो कहीं मुझे छुट्टी ना करनी पड़े। अगर एक उस्ताद छुट्टी कर जाएगा तो उसके ऊपर वो जो 30, 40, 50 स्टूडेंट हैं उनका उस दिन का हर्ज हो जाएगा। तो मैं छोटी छोटी बातों को बहुत मैयर करती थी, और ये चीज़ क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से सीख रहे थे, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत डिसिप्लिन थे, तो वो डायरेक्टली वो हमारे खून में वो चीज़ रच बस गई। कौन सी ऐसी 1-2 बातें जो आपको आज भी याद हो, जो सिखा गए, कोई नसीहत की हो, कोई ऐसी बात की हो? वो नसीहत जब मेरा फर्स्ट डे था अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो मुझे छोड़ने गए वहाँ पे, उस जगह पे ड्रॉप करने गए। पहला कहाँ पे था? क्योंकि पब्लिकली मैंने कभी इस तरह इंडिपेंडेंटली कभी ट्रैवल नहीं किया था। तो वो मुझे उस जगह पे छोड़ने गए। वो ट्रैवलिंग काफ़ी था, 1.5 आवर की ट्रैवलिंग थी जब मैंने वो ज्वाइन किया। तो रास्ते में उन्होंने मुझे गाइड किया, जैसे छोटे बच्चे को नहीं करते हैं कि बेटा ऐसे उतरना है गाड़ी से, राइट देखना है, लेफ़्ट देखना है, गाड़ी तो नहीं कोई आ रही, रोड को आपने इस तरह क्रॉस करना है, फिर ऐसे जाके खड़े होना है और परेशान नहीं होना। सारी गाइडलाइन, हाँ, पूरी गाइडलाइन दी। और फिर गाड़ी के ऊपर चढ़ना कैसे है और उतरना कैसे है, हाथ कौन सा रखना है और हाथ कितनी देर में छोड़ देना है। क्योंकि आपको पता है गाड़ी कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमें ट्रैवल करना था, तो वो कभी किया नहीं था, तो वो सिखा रहे थे कि बेटा ये बहुत जल्दी गाड़ी चला लेते हैं, ये ना हो आपने हाथ पकड़ा हुआ और गाड़ी चल पड़े और आप कहीं गिर ना जाएं। तो ये जो छोटी छोटी बातें उन्होंने सिखा दी ना, अब जब फिर बाद में अपने बच्चे हुए और सारा कुछ हुआ, तो फिर वो सामने ऐसे एक फिल्म की तरह वो चीज़ें चल रही होती थी। लेकिन बस मैडम शहनाज भी ये बात मानेंगी, आजकल के बच्चों को अगर आप सिखाएं तो उनको लगता है आप इंट्रूड कर रहे हैं। हमें पता है वो आगे से जज्बाती हो जाते हैं। आजकल के बच्चे इस तरह, क्योंकि मुझे लगता है इतनी अच्छी औलाद थी कि ये बात सुनती थी, उसको समझती थी कि उनकी बेहतरी के लिए। आजकल की औलाद बिल्कुल, आजकल की औलाद तो नहीं सुनती, और आजकल अम्मा अब्बा की भी कोई, मेरे ख्याल में उस्तादों की तो वैसे ही इज्जत नहीं करती, माँ बाप की भी इज्जत नहीं करती। ये हमारा बस एक अलमिया है। बच्चे पता नहीं क्यों इस तरह से, क्या हम तो कोशिश करते हैं तरबियत करने की कोशिश करते हैं। बच्चे मिलते हैं हमें, डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं जो रूड उनका एटीट्यूड होता है। इवन के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को डिफेंड करने के लिए टीचर्स को विक्टिमाइज करते हैं और करते हैं। ये गलत बात है, हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन बीइंग अ टीचर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपके बच्चे मान लेते हैं बात आपकी?
जी मेरी बेटियां हैं, आई एम ब्लेस्ड विद 3 डॉटर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आपको तो नहीं उनसे कोई ऐसी शिकायत जो दूसरे बच्चों के होते हैं कि हमारी नहीं, बात मुझे नहीं सुनते? है शिकायत है। हाँ, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मुझे अपनी रिट कायम करने के लिए थोड़ा सा उनके साथ सख्ती करनी पड़ती है, उनको कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। जैसे उनके फादर थोड़े से लीनियंट हैं, प्यार मोहब्बत, तो मुझे थोड़ा सा वो एक उस पोजीशन पे आना पड़ता है, हाँ, बनना पड़ता है। हम लोग इसी एक फंक्शन में थे, तो वहाँ पे नुसरत ठाकुर साहब, शायद नुसरत ठाकुर ही है ना वो जो कॉमेडियन है हमारे, इफ्तिखार ठाकुर साहब, वो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो वो आ गए। इसी तरह हम बैठे हुए थे तो बड़े अच्छे इंसान है वो, हमारे पास आए तो गुफ्तगू शुरू हो गई, अस्सलाम वालेकुम बहन जी कैसी हैं आप, फलाना पर। तो मैंने जब बताया कि मुझे कहती हैं आप क्या करती हैं ना, मैंने कहा जी मैं उस्ताद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ना थोड़ा सा ऐसे होके बैठ के मतलब एहतरामन, जैसे आपने कहा कि एहतरामन बैठ के। तो फिर मुझे उन्होंने एक सवाल किया कि ये जो 3 बेटियां हैं आपकी माशाल्लाह, आप मुझे बताएं कि इनमें से सबसे अच्छा पढ़ती कौन सी है, पढ़ती कौन सी है? ऐसे सवाल मैं भी पूछता हूँ, हाँ, पूछने वाला। हाँ, तो मैंने ना उन तीनों की तरफ देखा और मैं चुप हो गई। मैंने कहा जी आप बेहतर है इन्हीं से पूछ लें मैंने कुछ कह दिया ना तो फिर बात बिगड़ जाएगी। मैंने कहा आप खुद इनसे तीनों से पूछ लेना। तो वो फिर उन्होंने जवाब सवाल किया उनके साथ। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा ज़ाहिर है डिफिकल्ट होता है, उनके साथ थोड़ी सी सख्ती करनी भी पड़ती है। लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं वो जहाँ पे नहीं सुनने वाले होते हैं वहाँ पे सुनने वाले भी होते हैं। पेरेंट्स जहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का एटीट्यूड जिनका होता है वो वहाँ पे बहुत अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, बल्कि वो आगे हमें कहते हैं कि जी बच्चे आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं, आप इनको ये कहें तो ये करेंगे। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ, हर तरह का आपके सामने चीज़ें आती हैं और ये कम्बिनेशन है, दिस इज़ लाइफ। लेकिन जो बीइंग अ टीचर जो आपका रोल है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वो आपने पूरी करनी है। न्यूट्रल हो के, अनबाइस्ड हो के आपने अपना रोल प्ले करना। अच्छा, बस जो इन्होंने बात की यकीनन इसमें बहुत सारे ऐसे अलामात थे जो कि हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उस्ताद को वो एहतराम देने की ज़रूरत है जो वो डिज़र्व करता है, वो तनख्वाहें देने की ज़रूरत है जो वो डिज़र्व करता है। तभी अच्छी क्वालिटी वाले टीचर्स हमारे पास आएंगे, हम तभी अच्छा नेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छी कौमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो आप वाली बात ही है, अगर क्वालिटी ऑफ नेशन देखना है तो स्टार्ट क्वालिटी ऑफ टीचर से ही शुरू होगा, तो वो बेहतर करने की ज़रूरत है। आपका बेहद शुक्रिया, हम इतने मशकूर हैं कि आज आपने इस महफिल में हम 4 चांद लगा दिए, हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके और नो डाउट आपकी जो पर्सनैलिटी वो वाकई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपको शो में। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ और दे और यकीनन आपको मज़ीद इतनी उम्र दे ताकि आप और नस्लें जो है पढ़ाती रहें। आमीन। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला इस ब्रेक के बाद वापस मुलाकात होगी। हमारे साथ होंगी एस्थेटिशियन फातिमा, क्या बताएंगी क्या अच्छा लग सकता है ज़िंदगी में अगर आप चेहरे पे कराएं तो ये सारा कुछ पूछेंगे उनसे। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग एक समय कहेंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। और हमारे साथ अब एक दूसरी गेस्ट मौजूद हैं और उनसे हमने बहुत मज़े के सवाल करने हैं जितने हमारे पास दिमागों में होते हैं, फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किसकी बात कर रही हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, नाम फातिमा सईद है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं, क्यूट से कपड़े पहने हुए हैं। और हमने बहुत सारे भी आपसे सवाल पूछने हैं, जितने भी प्रोसीजर आप कर रही हैं ना, बता दें हम पर कौन सा सूट होता है और हम कौन सा कर सकते हैं। डॉक्टर फातिमा क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। एक एस्थेटिशियन की मॉर्निंग कैसी होती है? आप सुबह सवेरे उठती हैं या फिर वाली? नहीं, अगर स्किन रूटीन देखी जाए तो मैं अपनी 8 घंटे की 10 घंटे की नींद के बाद ही उठती हूँ एंड देन आई टेक माय अपॉइंटमेंट्स। ये भी वैसे एक स्किन के रूटीन का पार्ट है कि आप अच्छे से सो रहे हो, नींद पूरी कर रहे हो। बिल्कुल। एंड देन यू नीड टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट एंड स्टे हैप्पी। Stay happy, happy। यार ये आखिरी वाला काम मुश्किल है फातिमा, ये नहीं हम करेंगे। इसके मैं अपने हर पेशेंट्स को कहती हूँ नो स्ट्रेस, नो एंग्जाइटी, जस्ट स्टे हैप्पी, डाइवर्ट द एंग्जाइटी। आपका फर्स्ट ब्यूटी इज फ्रॉम विद इन। इफ यू आर स्ट्रेस्ड नथिंग विल वर्क। इवन हम जैसा लेजर करते हैं, इवन हेयर रिमूवल वोंट वर्क इफ यू आर स्ट्रेस्ड। बिल्कुल, आपको बिल्कुल वो वाला इफेक्ट मिलेगा ही नहीं, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। अगर इंटरनली आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो वो जो इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए वो आपको मेरे ख्याल में मिल ही नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर फातिमा, आप अपने क्लिनिक पे यकीनन बहुत सारे प्रोसीजर्स करती हैं। हम सबसे पहले पूछेंगे आजकल के
जो कौमी मसला है हमारा वो है गिरते बाल जी। और गिरते बालों से गंजपन और गंजपन से छोटे बाल और छोटे बाल से यानी कि आप महरूम और महरूम होने के बाद यानी कि आपको हर कोई ताना मारेगा। तो फातिमा, क्या इसका मुकम्मल इलाज अगर ट्रांसप्लांट ना कराना चाहें तो क्या कोई और इलाज है जो आप करती हैं? देखिए, हम PRPs करते हैं। हम आजकल एक न्यू थेरेपी आई विच इज़ एक्सोसोम्स। बेसिकली इट्स अ लैब मेड स्टेम सेल जो हम इंजेक्ट करते हैं आपके स्कैल्प के अंदर। ठीक है। अगेन दीज आर नॉट 100%। ठीक है। एक्सोसोम इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। वी कैन नॉट पुट आवर हैंड डाउन कि हाँ जी अब आपके बाल आ जाएंगे। लोगों के आए भी हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑल्सो। देन वी हैव सम थ्रेड्स, कोलेजन इंडक्शन हो जाती है उससे। बट अगेन दीज माइट गिव यू 30 to 50% रिजल्ट्स। यार ये भी काफी अगर मिल जाए तो। एंड देन देयर इज अ एज लिमिट टू इट आल्सो। अब मेरे पास अगर एक 50 years old आएंगे और वो कहेंगे फातिमा मेरे बाल उगा दें, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल। वो सिर्फ ट्रांसप्लांट से? यस, एंड आई हैव सीन पेशेंट्स जिनके 4 ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, स्टिल दे टोटली बॉल्ड। द हेयर डज नॉट स्टे। The follicle is so weak. आपने उर्दू में बोला है, आपने उर्दू में सारी बात कर दी। तो इसका रीजन क्या है कि इतने 4-5 ट्रांसप्लांट भी हो गए, इतने पैसे भी खर्च कर लिए, तो भी क्यों नहीं? समटाइम ये कई दफ़ा होता है आपके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसीज चल रही होती हैं, विटामिन बी डेफिशिएंसीज चल रही होती हैं, स्ट्रेस। ठीक है। बहुत यंग लड़के आई हैव सीन कि मेरे पास लड़के आए हैं जो 22 साल के हैं और वो बिल्कुल जीरो, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है सर। गंजे 3 ट्रांसप्लांट भी करा चुके हैं, स्टिल बाल नहीं है। कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आते हैं। वो 6 महीने बाद फिर गिर जाते हैं, 7 महीने बाद, साल बाद वो बाल गिर जाता है। सो देयर इज नो, वी कैन नॉट पुट आवर हैंड डाउन कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। अब फिर मेरे पास वो पेशेंट भी आते हैं जिनके 10 साल से ट्रांसप्लांट चल रहा है। सो यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि ये बात है कि ट्रांसप्लांट भी गिरता है तो लाजमी लोगों के गिरे। एंड देन यू हैव टू गो फॉर रीटच। आप रीटच कराते रहते हो। अच्छा, ये नहीं कि आपने एक प्रोसीजर कराया एंड यू आर गुड टू गो फॉर लाइफ। इफ इट्स PRP, आप PRP कराते रहोगे। ट्रांसप्लांट वो भी गिरेंगे। अगेन इट्स जस्ट लाइक योर फॉलिकल, वो भी गिरेगा। फॉलिकल तो वही है ना। बिल्कुल। अगर डेफिशिएंसीज चल रही है, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, वो भी गिर जाएगा। सो आपको अपने जो असल बाल है बहुत ख्याल रखना है उनका, उनको नहीं गिरने देना। अच्छा, हमारे जो हमें ना प्रोड्यूसर ने बताया कि उनके वालिद साहब हैं, 15 साल पहले उन्होंने ट्रांसप्लांट किया। आप ये नंबर उनका दीजिएगा जो 15 साल पहले कराए थे, कहते वो आज तक वो 15 साल वही ना उनका है, पर जरूरी नहीं कि आपका भी हो। अच्छा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जीन्स टू जीन्स, लाइफस्टाइल टू लाइफस्टाइल, स्ट्रेस टू अच्छा नहीं, ये जो स्ट्रेस टू स्ट्रेस नहीं, जो लाइफस्टाइल की आपने बात की है, फॉर एग्जांपल जब डॉक्टर्स उनका ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो उन्होंने ऑब्वियसली उनकी कुछ हिस्ट्री वगैरह, उनके टेस्ट बिफोर लिए होंगे, तो वो उनको बताते नहीं प्रिकॉशंस, ये चीज़ें आप करनी है, ये नहीं खानी, ये आपके लिए ज़रूरी है, ताकि जो आपका आपने किया है, ट्रांसप्लांट किया है, उसका रिजल्ट मेंटेन रह सके। और फिर क्या फ़ायदा अगर 6 महीने बाद वही सब होना है। 10% पेशेंट के गिरते हों और मे बी 70% के ना गिरते हों, बट लोग मेरे पास ऐसे आए भी हैं जिनके ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल गिर गए। अच्छा, मल्टीपल ट्रांसप्लांट आउट ऑफ कंट्री, बाहर से कराए हैं जी, पाकिस्तान से कराए, बिल्कुल स्टिल गिर गए। अच्छा, ये PRP और जिस तरह के आपने प्रोसीजर बताए तो वैसे बड़े महंगे, तो एक नॉर्मल व्यूअर को जो चाह रहा है हमारे बाल ना गिरे, जैसे मैं चाहती हूँ मेरे बाल ना गिरे और मुझे लग रहा है कि गिरे हैं, तो हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए? बस तुम्हें सुइयां खुद ही मार लें सकते। नहीं, देखो इसके लिए आपने हमेशा अपनी विटामिन D, विटामिन B और फेरेटिन जो कि आपका आयरन है, फेरेटिन आयरन, ऑलवेज गेट इट चेक्ड। ठीक हो गया। हमेशा D, B, फेरेटिन आयरन लेवल्स जो होते हैं आपके, ये डायरेक्टली आपके बालों से रिलेटेड है। ठीक हो आपके ये मेंटेन रहेंगे तो आपके बाल नहीं गिरेंगे, अनलेस आप कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रोसीजर ऐसा कराते हो जो आपके बालों को वीक कर देता है। कई लोग डेली ब्लो ड्राई करते हैं, उससे भी फॉलिकल वीक हो जाता है। थोड़ी केयर करनी पड़ती है, बट अगर आपके जीन्स में हेयर फॉल है, ऐसा लड़कों का होता है, आपके फादर थे, आपके ग्रैंडफादर थे, इफ़ इट रन्स इन द फैमिली, आपकी फैमिली में चलता आ रहा है, तो आप नहीं बच सकते। आप थ्रू PRPs और अपनी अच्छी डाइट, सप्लीमेंट्स, उसको डिले कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप एक शर्ट भी पहनना चाहती हैं जिसमें लिखा हो कि नो स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस से सब मसाइल होते हैं। जल्दी भाग आजकल बच्चे इतना पढ़ते हैं, ये मेडिकल टेस्ट हमारे कितने मुश्किल हो गए हैं। मेरे पास आती हैं बच्चियाँ, पहले ठीक होते हैं, पढ़ के गंजी हो जाती हैं। डॉक्टर बन गई है लेकिन बाल गंजी हो गई है। डर्मेटोलॉजिस्ट बन रही है, ठीक है, डॉक्टर बन रही है, उन्होंने आगे पेशेंट्स को क्योर करने, लेकिन अपने बाल इसलिए उड़ गए क्योंकि पढ़ रही है। 90% उन पे फैमिली का प्रेशर होता है, सो स्ट्रेस रियली मैटर्स हर चीज में। अच्छा फातिमा, आप बात करते हैं माइक्रो नीडलिंग की, जो कि मशहूर और मकबूल और मारूफ एक प्रोसीजर है जो कि चिल्ड्रन कहा जाता है कि ये सबसे बेहतर है। आप उसके बारे में क्या कहती हैं, होता कैसे है,
क्या ये मुफीद है, और ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इन तीनों सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा देखिए माइक्रो नीडलिंग इज बेसिकली कोलेजन इंडक्शन। कोलेजन, ठीक है, हम नीडल्स के थ्रू आपकी स्किन को पंक्चर करते हैं यूजिंग ईदर योर PRP, आपका प्लाज्मा, या कोई भी हम मीजोथेरेपी कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं वाइटनिंग की, एनीथिंग। ठीक है, हम उसको फिर आपकी उन नीडल्स के थ्रू इंजेक्ट भी कर रहे होते हैं और हम पंक्चर भी कर रहे होते हैं स्किन को, कि माइंड को सिग्नल जाता है कि इंजरीज होगी, रिपेयर स्टार्ट, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो, रिपेयरिंग एंड देन हीलिंग। रिपेयरिंग भी होती है, तो उसमें जो आपकी कोलेजन ख़त्म हो गया स्किन से, ठीक है, वो बिल्डअप होता है, आपकी इलास्टिसिटी होती है, यू गेट अ टाइटर एंड स्मूथ स्किन। एक्नी स्कार्स भी उससे काफ़ी हद तक फिल होते हैं। और इसका ये कि इट गिव्स यू रिजल्ट नो मैटर व्हाट, रिजल्ट तो ये देगा। बड़ा अच्छा, फिट क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर। और ये किसी एज के ऊपर आना चाहिए, मतलब एज टू एज वेरी करता है? एज इज अ मेन फैक्टर। कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हो ना, अगर रीजनरेशन आपकी अभी भी चल रही है, इफ़ यू आर इन योर अर्ली 30s इवन 40s, इट वर्क्स, बट आफ्टर सर्टेन एज। लेकिन 60 के बाद सिर्फ जिन रह जाता है, कोला चला गया, कोला खत्म हो जाता है फिर। हाँ, सिर्फ जिन रह जाता है, जिन ही होता है फिर इर्द गिर्द, तो वो जिन कुछ करने नहीं देता फिर हमें फिलर्स, बोटॉक्स, फेस लिफ्ट, सर्जिकल प्रोसीजर्स पे आना पड़ता है। फॉर अ यंगर सर्जिकल प्रोसीजर में फिर अब हम जी, आ जाएंगे। फॉर अ यंगर पेशेंट इस माइक्रो नीडलिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और सेफेस्ट ऑप्शन इज विद योर प्लाज्मा, क्योंकि इट्स योर ओन PRP वाला सिंपल नीडल्स, नेचुरल, मोस्ट नेचुरल प्रोसीजर देयर इज। अच्छा, बस मैं PRP को इतना, मैं उसको क्या कहते हैं कि इंडोर्स नहीं इसलिए करता, मैं फातिमा से पूछूंगा ज़्यादा सही बताएंगे, क्योंकि अपना ही ब्लड आप दोबारा उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, यकीनन आप सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं, लेकिन आप दोबारा मेरा ही खून आप मुझे दोबारा डाल रहे हैं, किसी और का खून डालेंगे, सेहतमंद क्या खून। फर्क पड़ेगा? आपके खून को रिफाइन करके उसमें से आपका स्टेम सेल निकाल के फिर लगा रहे हैं ना। दोबारा बताइए, नहीं मुझे समझ नहीं कैसे। हम उसको एक मशीन में डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज, वो उसमें से आपका प्लाज्मा निकालेगी, विच इज योर स्टेम सेल। ठीक है, आपका रिफाइंड स्टेम सेल होगा, साफ सुथरा येलो कलर का, एक इट्स लाइक येलो गोल्ड, प्लेटलेट जिसे कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, बेटी इस प्लाज्मा होता है और उसको हम इंजेक्ट करते हैं तो वो आपको रीजनरेशन देता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता बेचारा। क्या मतलब रीजनरेशन कैसे? यानी वो मरी हुई चीज़ों को जिंदा कर देता है, रीजनरेट करेगा। अच्छा, जो आपके फॉलिकल डेड हो रहा है उसको थोड़ा शेक करता है कि वेक अप, इट्स टाइम टू वेक अप। क्यों कहा जाता है? हाँ, इट हैज सेशंस टू वेक इट अप, इवन टू ग्रो न्यू फॉलिकल यू नीड मेनी सेशंस। कितने सेशंस वैसे हमें करवाने चाहिए? 6 सेशंस के बाद हमें लगता है कि हाँ 6 एक मिनिमम बेंचमार्क है। और ये कितने अरसे के बाद करवाने चाहिए? यूजुअली एवरी मंथ होता है, ये एवरी 1.5 मंथ भी होता है। और ये आपके अकॉर्डिंग ये एक सेफेस्ट वे है कि जो सेफेस्ट वे है, ठीक है। प्लस इसके कोई साइड इफेक्ट्स नो साइड इफेक्ट्स, इट्स योर ओन ब्लड, दैट्स इट। और आपका अपना प्लाज्मा, देयर इज नो साइड इफेक्ट, प्लस इट्स अ मेंटेनेंस थेरेपी आल्सो। आपके बाल बहुत ज़बरदस्त हैं, आपके बाल, एंड यू वांट टू कीप दोज, आप चाहते हो कि ये रहें, तो आप अपना ऑन एंड ऑफ 2 महीने बाद, 3 साल में 3-4 दफ़ा गेट योर PRP सेशंस डन। PRP है आपके गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे, हाँ, इट्स अ मेंटेनेंस थेरेपी टू कीप इट, स्पेशली फॉर बॉयज। ये मुरम्मत है, यानी ये मेंटेनेंस है, गाड़ी है ना, आपने लिए उसको मेंटेन रखना है ना, आपने ऑयल चेंज करना है, आपने करना है, तो आपने बालों को भी अगर रखना है, यू नीड अ मेंटेनेंस आल्सो, एंड मेंटेनेंस इज मच बेटर। मेंटेनेंस, वो मुझे याद है मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास मैं अम्मा को लेके गई तो अम्मा ने कहा कि नहीं, ये तो अब मेरी एज है, ये तो हर एज का एक रंग है और मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। तो मेरी डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की, कहती है एजिंग इज अ प्रोसेस जो नो डाउट इट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है, लेकिन एजिंग ग्रेसफुली इज अनदर थिंग, कि अगर आप उसको ग्रेसफुली एज कर सकते हो तो व्हाई नॉट, क्योंकि एजिंग तो होनी ही होनी है। एंड फॉर ग्रेसफुली एजिंग यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, ये बात माइंड में रखें, यू हैव टू स्टार्ट व्हेन यू आर 25। अब वो तब से अपनी मेंटेनेंस शुरू कर हल्की। अरे फातिमा, मैं ख्याल में इसमें डाइट, यस, अगेन वो आपके सप्लीमेंट्स के थ्रू आप ले लो, इफ़ योर डाइट इज़ नॉट गुड आप सप्लीमेंट्स लो, बस कुछ चीज़ें चेक रखो सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट योर स्किन, हेयर एंड नेल। फातिमा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं जो अभी 30 साल की उम्र में हैं, 35, मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो मतलब अब तो मुझे लगता है उनका वक्त तो काफ़ी देर के पहले निकल गया है। तो ये मतलब ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बेचारे भी देख रहे हैं, जो बड़े अफसरदा हो गया, आपने कहा 25 से पहले मेंटेनेंस शुरू कर देनी चाहिए, तो जिनकी गाड़ियाँ बड़ी पुरानी हो गई हैं उनका कुछ हो सकता है? अभी भी शुरू कर दें, नेवर लेट, इट्स नेवर लेट, बेटर लेट देन नेवर, जब भी करो स्टार्ट तो करो, टेक अ स्टेप। एक डेंटिंग बेंटिंग का सेशन होना चाहिए। अच्छा फातिमा, अब बात करें हल्कों की, क्योंकि हम नींदें पूरी भी करें, मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लोग प्रॉपर सोते भी हैं लेकिन हल्के खत्म नहीं होते, तो ये हल्के कैसे खत्म हो सकते हैं जिंदगी में? नहीं खत्म हो सकते, नहीं हो सकते, नेवर।
कोई नहीं, फिर वो लगा लेंगे हम, क्या कहते हैं। हाँ, वक्ती तौर पे कुछ प्रोसीजर से हम इनको काम डाउन कर सकते हैं, हल्के कर सकते हैं, हल्के कर सकते हैं, बट दे विल कम बैक। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर डार्क अंडर आइज। ये आप ऑन एयर कह रही हैं? मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि डार्क सर्कल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लाखों लगा दो, हजारों लगा दो, दे विल कम बैक। इफ इट्स जेनेटिक, नो वे। अगेन लाइफस्टाइल, आपका तकिया कितना ऊंचा है, कोई इंजेक्शन, कोई पंचरिंग, मेरे ख्याल में बस आपको ठीक है, आप वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाओ, ठीक अच्छा। है। आपके जब डोज पूरी हो जाए आप छोड़ दो, उसके साल बाद फिर अपने डार्क सर्कल्स लेके वापस आ जाओ। ये होते क्यों है फातिमा डार्क सर्कल? मोस्टली जेनेटिक। नंबर 2 डिहाइड्रेशन, पानी कम पीते हैं ना हम लोग। नंबर 3 हमारा तकिया इतना नीचे होता है कि वो ब्लड फ्लो ही नहीं होता, तकिया ऊंचा रखें थोड़ा सा। नहीं, तो ये जो डार्क सर्कल्स वाली चीज़ है, क्या ये हम डाइट के थ्रू ज़्यादा पानी पीने से, सप्लीमेंट्स लेने से बेहतर कर सकते हैं? खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोगों की आईज भी बहुत ज़्यादा पफी होती है, पफी और हॉलो भी होती हैं। हॉलो भी होती है, एग्जैक्टली। तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? पफी के लिए तो आप अगर डेली उठ के थोड़ा आइसिंग करें तो बेहतर है, और यू कैन गो फॉर सर्जरी। सर्जरी? Yes, there is a surgery, and very young people go for those surgeries. बहुत जवान लोग जाते हैं। हाँ, बहुत जवान लोग 20s में, because puffiness again hollowness में हम फिलर कर देते हैं। There is an option filler, but वो जो अंदर इस तरह गई हुई होती चीज अंदर। हाँ, hollowness जो अंदर आँख अंदर धसी हुई आँखें, अंदर धसी हुई आँखें, उनको फिलर से बेहतर कर देते हैं। बट अगेन सम पेशेंट्स उनके साथ ये होता है कि उनका माइग्रेट करके नीचे आ जाता है फिलर। Again, it's a very tricky process. Yes. Embrace your dark circles. Embrace your dark circles. आप मेकअप से कम कर लें उसको। मेकअप कर ले। अब जो मेकअप नहीं कर सकता वो क्या करे? ठीक है, मैं वापस आऊँगा। आपसे एक सवाल मैंने पूछना है, वो है लेज़र के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोग अब लेज़र आपके सबसे पहले लोग कस्टमर आते होंगे वो लेज़र कराते होंगे, चाहे वो यहाँ का लेज़र हो, चाहे वो चेस्ट का लेज़र हो, चाहे वो बाजुओं का लेज़र हो। लेज़र बड़ा एक कॉमन चीज़ है जो हम कराते हैं, लेकिन मुझे लगता है फातिमा उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कैसे हो सकता है एक बैरूनी लाइट आपको लग रही है और आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो? ये आप हमें बताएंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे एक और सब में आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक में जाने से पहले हमायूं ने क्वेश्चन किया था लेज़र के हवाले से कि लेज़र कितना अफेक्टिव है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं है। तो बताएं हमें। छोड़े, आप मुझे बताएं, आप दोनों जो जंग किए मेरे साथ ब्रेक में, वो कहते नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं होते। ये मतलब फर्स्ट भी उनके साथ मिल गई क्योंकि मैं खुद लेज़र करवाती रही और मुझे बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ है। मेरे ना ये अंडर चिन इधर बहुत ज़्यादा हेरी हो गई थी ये जगह, और एक तो मुझे मज़ा भी बड़ा आता था। ये एक मुझे लगता है स्ट्रेस रिलीफ वाली चीज़ है, इसको पकड़ के खींचते रहना। 3 डेज बाद जब डेड बाल आते हैं, हाँ, और वो बड़ा सेटिस्फाइंग होता है जब अपने हाथ से आप निकालते हैं ना, और फिर मैं ऐसे करके देखती थी, अच्छा फिर आपको अचीवमेंट होती है, ओहो निकल आया ये, पैसे पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए। अच्छा, और पता है क्या हुआ फिर? ये मैंने प्रैक्टिस 1 साल करती रही। ये मैंने पहले हाँ खींचने वाली मेरे इतने ज़्यादा इसमें आ जाते थे, देन मैं काफ़ी परेशान भी होगी, फिर जाके वैक्स करवा लेना या थ्रेडिंग करवा लेना। देन फाइनली जब मैंने लेज़र करवाई तो आई वाज शॉक्ड। मैं इतनी खुश कि पहले सेशन के बाद ही, मतलब पहले सेशन में इट वाज ऑल गोन, फिर सेकंड सेशन में और अच्छे रिजल्ट, थर्ड सेशन, फिर मैं लगातार गाहे बगाहे जाती रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट कई सेशंस हो गए, लेकिन बाल कंप्लीटली खत्म हो गए, कुछ फील भी नहीं होता मुझे। तो मैं हैरान होती हूँ कि ये वाली चीज़ मेरी इतनी हार्ड होती थी, अब ये इट्स लाइक टोटली जैसे बेबी स्किन पहले थी वैसी हो गई है। तो लेजर के साइड इफेक्ट्स हैं फातिमा? नहीं, देखो लेजर क्या है, ये कैसे होता है, कौन सी मशीन्स है, क्या मुख्तलिफ लेजर्स भी होते हैं? देखो बेसिकली लेजर आपका हेयर फॉलिकल और हेयर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, मार देता है, ठीक है। आपका फॉलिकल भी वीक हो जाता है, जो कि जड़ होती है, आपके बालों की जड़ों को जलाता है और सेल्स को जला देता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट मशीन्स होती हैं, ये सब मशीन की बात है, ठीक है। मशीन का क्या होता है कि अगर आप IPLs हैं जो कि लेज़र नहीं है, इससे इंटीग्रेटेड पल्स लाइट ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट लेज़र, और ये बड़ा चीप रेट्स में हो जाता है। बट इसका ये होता है कि आपका बाल कुछ अरसे के लिए कम हो जाता है, देन वापस फ़ौरन दबंग करके आता है। इसलिए अक्सर आपने लोगों से सुना होगा हमने तो लेजर कराया बट बाल वापस आ गए, क्योंकि आप पे लेजर कभी हुआ ही नहीं था, आप पे IPL हुआ था। IPL, अच्छा, डिफरेंट चीजें। नो, इट्स अ डिफरेंट टेक्निक, बिल्कुल डिफरेंट। उसमें बहुत बड़ी लाइट आती है, जेल लगती है, स्मॉल बीम्स होते हैं, IPL, ठीक है, ठीक है। देन वी हैव अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी जो कि मुझे भी पसंद है, वो है ND-EGG और डायोड। ये दो जो लेजर, ये लेजर है, अच्छा। ये हमारी एशियन स्किन, हमारे एशियन बालों को
पहले सेशन में ही एटलीस्ट 70% ख़त्म कर देती है मोटे बालों को। लेज़र बना है मोटे बाल के लिए, ठीक है, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं कि आप अपना रुआं लेके डॉक्टर के पास चले जाओ कि जी मेरा रुआं ख़त्म कर दे, रुआं ख़त्म नहीं होता। ठीक है, वो फिर हाँ, उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी कई दफ़ा हम यूज़ करते हैं जो कि क्यू स्विच है, मगर वो एलिमिनेशन नहीं है, वो कैमोफ्लाज है, यानी हम बालों को छुपा देते हैं, गोल्डन कर देते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। बट हेयर रिमूवल एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये लड़कियां यूजुअली जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, फिर उनको हिर्सुटिज्म का मसला होता है, उनको एक्सट्रीम चेहरे पे बाल हो जाते हैं, मर्दाना बॉडी पे, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, शादियां नहीं हो रही होती, वो किसी को फेस नहीं कर रही होती। बेसिकली लेज़र उनके लिए बना था, ठीक है। अच्छा। थिक बालों के लिए एनडीए के एक बच्ची मेरे पास अगर आएगी, अब बच्चियों को इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हर दूसरी लड़की को बिल्कुल सही, फेशियल हेयर हर दूसरी लड़की को है, वो कॉमन हो चुका है। एक ज़माना था, आज से 15 साल पहले कॉमन नहीं था, अब हर बच्ची को ऑलमोस्ट है। उसकी वजह मेल पैटर्न, डाइट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो कि आजकल डाइट की वजह से ही ज़्यादा हो रही हैं, या यूर बॉर्न विद इट, आप पैदा होते हो आपकी ओवरीज में सिस्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपका मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा उसके अबंडेंट हो जाता है, तो आप में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बाल यहाँ पे, ठीक है, हर जगह आपके बाल हो जाते हैं, बाजू भर जाते हैं आपके, ये वो लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। सही तो इसको हम एक ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं कहते हैं, ये हिर्सुटिज्म का इलाज है, ठीक है, ठीक हो गया। और ये कई लोगों का 6 सेशन में रिजल्ट आ जाता है, कई लोगों का 4 साल में भी रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, अगेन दिस इज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्यों? अगर वो बच्ची अभी भी पॉलीसिस्टिक है, उसका हिर्सुटिज्म का भी इलाज नहीं हो रहा, तो आप लड़ नहीं सकते उससे। आप उससे, उनकी माएँ बिलीव नहीं करती कि उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाए और उनका इलाज कराया जाए, बट बाल चूंकि नज़र आ रहे हैं उनको सामने, वो लेज़र, बट लेज़र से क्या होता है उस बच्ची का कि बाल पतले हो जाते हैं, वो उस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 नहीं होता है। और सेशंस 6 तो इसके भी लाजमी लेने हैं आपने, ठीक हो गया। और लाइफ में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस आती हैं, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आती हैं, तो 2 या 3 बाल आपके वापस आ सकते हैं। तो आप साल में 1 सेशन ज़रूर लो। अगर आपके बाल ख़त्म भी हो गए, आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे बाल आ सकता है दोबारा, या फील हो रहा है, साल में 1 सेशन ज़रूर ले लो। मगर जो हार्मोनल इश्यूज़ के साथ बच्चियाँ आती हैं, जिनके लिए लेज़र बना है, जिनके लिए ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बनी थी हिर्सुटिज्म के पेशेंट्स के लिए, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ जिन बच्चियों का होता है, ठीक है, ये उनके लिए बना था। बट अगेन इट वर्क्स ऑन मीडियम बाल नहीं होते जो बहुत मोटे ना भी हों, उन पे भी काम कर जाता है, बिल्कुल सही। मगर आइडियली मोटा बाल, मेल पैटर्न हेयर जो आपको यूं करने से फील चुभता है। ठीक है। अच्छा फातिमा, एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आपके लिए जो मैं बार बार सोच रहा हूँ, मुझे जो कह कि आपने जैसे देखिए एक्ट्रेसेस हैं, नेमल खावर, अभी बड़ा उनका आजकल चल रहा है कि मतलब इतनी खूबसूरत है वो, अगर उनके होते हुए भी अगर वो सर्जरी की तरफ जाएंगी तो मतलब ये तो नाशुक्री है सख्त। तो आप इतने सेलिब्रिटीज़ को आप देखती हैं, आपने यकीन उनका काम भी किया होगा, तो आपको लगता है कि अगर कभी कभी क्लाइंट आता होगा, कहते होंगे जी ये बदल दें, ये ठीक कर दें, तो आप ना कर देती हैं कि नहीं जी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है? बहुत दफ़ा मैं करती हूँ, बट देखो बेसिकली फिलर्स के जब पेशेंट आते हैं ना मेरे पास, तो उनको मुझे थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। लिप फिलर हमारे कल्चर, हमारे इर्द गिर्द के लोग बर्दाश्त नहीं करते, अगर आप करवा लो तो आप करवा लेते हो, अच्छा, बट देन यू फेस क्रिटिसिज्म। आपकी अम्मी सबसे पहले घर घुसते ही आपको पकड़ लेती हैं, ये क्या करवा के तो कराया, तो ये क्यों कराया, होंठों को मोटा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में मोटा होंठ इज़ नॉट ब्यूटी। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक बहुत फेमस टिकटॉकर है, नाम तो मैं नहीं लूँगी उनका, वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। वो मेरे पास आई, उसने कहा मुझे तो लिप फिलर्स चाहिए, तो हमने हल्के से फिलर्स करके उनको भेज दिया। हफ्ते बाद आई, कहती नहीं मुझे तो उठा हुआ, आई वांट अ बिग पाउट। फिर हमने उनको बकायदा, उनकी चॉइस थी, जो मुंह कम रह गया था, बिग पाउट रह गया, पाउट ही है। अब उनके फेस पे सिर्फ लिप्स हैं, और उनको कमेंट्स में लोग बहुत कहते हैं कि ये आपने क्या कराया, क्यों कराया, बट उनको वो पसंद है। अच्छा, एक पर्सनल प्रेफरेंस। अब अगर आप नेमल की बात करते हो, मे बी जब वो अपना शीशा देखती थी तो उनको वो चीज़ें नहीं पसंद थी जो हमें पसंद थी, तो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया टू लुक गुड जब वो खुद शीशा देखें।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं उनकी जो भाभी हैं वो भी यकीनन सर्जरी तो वो नहीं करती हूँ, नंद होता है, भाभी होता है, वो उनकी भाई नंद है। हाँ, तो उनकी जो नंद है वो कहती है नहीं कोई सर्जरी नहीं कराई, वो AI है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें निकाल दी हैं। लेकिन यकीनन इतने ज़्यादा खूबसूरती अगर अल्लाह ताला ने आपको दी, और अगर नहीं भी दी, अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है आप उसी में रहें। मुझे क्योंकि डॉक्टर फातिमा को बड़े अच्छे से जानता हूँ, यूजुअली वो अक्सर जब भी इनके पास जाएँ तो वो कहते हैं आप क्लींजिंग प्रोसीजर्स करवा लें, ऐसे प्रोसीजर करवा लें जिसमें आप अपने फीचर्स को बदले ना, क्योंकि जो है उसको ओन करें। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप क्या मैसेज देंगी, इवन दो एस्थेटिशियन होते हुए भी आप क्या मैसेज देंगे इस बारे में? देखो, सबसे पहले जो मैं मैसेज दूंगी, अपने रंग को ऑन करें, आप अपने स्किन कम्प्लेक्शन को ऑन करें। ये वैसे आपने जो बात की है ना, कहने में लोगों के लिए बड़ी आसान सी है, लेकिन करते हुए वो एक्सेप्ट नहीं करते। गोरा होना है जी हमें, गोरा होना जितना मर्जी, मुझे लगता है हम इसके ऊपर अवेयरनेस डाल देंगे। आप अपनी स्किन पे अपने ओन कलर को एक्सेप्ट करें, उसको अडॉप्ट करें, लेकिन नहीं, हमें गोरा रंग ही चाहिए। और हम लोगों ने छुप छुपा के अगर कहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ जाए तो हम यही बोलेंगे व्हाइटनिंग इंजेक्शन कितने के होंगे। तो ये वो एक्सपेंसिव होते हैं। स्टार्स का हमें कहा जाता है कि एक स्टार था, ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, तो हम भी हो जाएंगे। देखो, वाइटनिंग इंजेक्शन आपके अंदर एक इंजेक्ट करें, इट हैज़ टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का इंजेक्शन महंगा होता है। अब 4 इंजेक्शन के बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आप गोरे हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये मैं पहले उनको बता देती हूँ कि ये कम से कम 15 से 20 इंजेक्शंस हैं। मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसको मैं गाइड करूँ कि आपका रंग बहुत प्यारा है, स्किन को अच्छा कर लो, स्किन स्मूथ कर लो, आप ऑटोमेटिकली अच्छी लगोगी। अपनी टोन बेहतर कर लो, गोरा होने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड का क्या करें, फियांसेस का क्या करें? तो ये देखें, ये तो फिर हमने खुद ही अपनी सोसाइटी में इस तरह के थॉट प्रोसेस जनरेट किए हुए, खुद से कॉम्प्लेक्सिटीज़ बनाई हुई हैं, खुद ही हम बात करते हैं कि हमें इस पर नहीं सोचना चाहिए, और फिर खुद ही हम ऐसी चीज़ें सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए, ना कि सोचे बल्कि वो उस पर स्टेप ले ले कि नहीं मुझे चेंज करना है। आप पाकिस्तान से बाहर निकलो, आपके रंग को लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, वो सूरज में बैठ के टैन होती रहती है। टैन होते हैं। मेरी बड़ी बेटी इज़ डार्क, यहाँ पे उसको बहुत बातें सुनने को मिली, नाउ शी इज़ स्टडीइंग अब्रॉड, और वो कहती है मुझे तो पता नहीं था मैं इतनी खूबसूरत हूँ। अच्छा फातिमा, ये ज़रा आज मैं जो चीज़ कहने लगा हूँ, बड़ी जो एस्थेटिशियन है और जो डर्मेटोलॉजिस्ट उनको लगेगी जाके, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन है, कहा ये जाते हैं कैंसर के पेशेंट्स को लगाए जाते हैं, ग्लूटाथियोन। ये बात दुरुस्त है? तो ये मतलब ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं? नहीं, कैंसर के प्रिवेंशन। बेसिकली क्या है, ग्लूटाथियोन इज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, ठीक है? ये आपके अंदर जाता है, ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको एक्टिव भी कर देता है। ग्लूटाथियोन आपके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है? आपको देखा जब कोई जॉइंटिस होता है या आपको कुछ और होता है, आपका लिवर, आप येलो हो जाते हो, लिवर प्लेज विद योर स्किन टोन, ठीक है? अच्छा। ग्लूटाथियोन उसको डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को, जिसकी वजह से, यानी उसे साफ करता है, कहना चाह रही है? साफ करता है, क्लीन करता है आपके लिवर को, जिसकी वजह से आपका रंग थोड़ा बेहतर होता है। अक्सर लोग गोरे पैदा होते हैं, हालात और वाक़यात के बाद सांवले हो जाते हैं, ठीक है? वो लोग गोरे हो जाते हैं क्योंकि वो थे, दे वर बोर्न वाइट। मेरे बड़े चांसेस हैं फातिमा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, पहले बहुत गोरा था मैं। आप अभी भी गोरे हो, यूं क्या हो गया है? ये परफेक्ट स्किन टोन है, ये इंटरनेशनल स्किन टोन है। रियल लाइफ में हमने आपको बता दिया आप गोरे हैं, अब आपने परेशान नहीं होना इस बात आपका बहुत शुक्रिया। फिर हम इसके साथ विटामिन सी ऐड कर देते हैं, विटामिन बीज भी ऐड करके एक कंकशन बना देते हैं, एक पूरा एक बना के पैकेज सा बना के पेशेंट को लगा देते हैं, हेयर फॉल रुक जाता है। बट मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि आप गोरे नहीं होगे, आप अंग्रेज़ नहीं बनोगे, ठीक है, ग्लो आएगा। फातिमा, साइड इफेक्ट्स हैं इसके? हर किसी को भी ग्लूटाथियोन का एक्सेस हो जाएगा तो साइड इफेक्ट होंगे। क्या? डायरिया हो जाता है, देयर आर मेनी पीपल फेंट समटाइम्स। अगर लो क्वालिटी ग्लूटाथियोन लग गया तो किडनीज भी डैमेज होती है और वही है लोगों की, ठीक है? ये मेलानिन को भी छेड़ता है ना जाके। मेलानिन इज द डार्क कलर, जो मेलानिन वो होता है चीज़, जो हमारी पिगमेंट डार्क होती है ना, ये मेलानिन होता है। जिससे हम क्या कहते हैं, हमारे बाल काले हैं, मेलानिन है, जहाँ हमारी स्किन डार्क होती है, तो हमारा हार्ट में भी मेलानिन है, हमारी किडनीज में भी मेलानिन है। जब आप एक चीज़ को बहुत एक्सेस में ले जाते हो ना, तो वो फिर वो अच्छा नहीं। आप 10 से 15 से ज़्यादा इंजेक्शन ना लो, ऑब्वियसली। हाँ, तो आप जैसे बस आप ऑफ द रिकॉर्ड में से पिगमेंटेशन की बात करें तो मैंने अभी बिल्कुल सही बात है, तो वो भी हमें मेरे ख्याल में पिगमेंटेशन तो बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसका क्या ट्रीटमेंट है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट? देखो, पिगमेंटेशन हुई कैसे है क्या, चलें ये बताएं सबसे पहले। सन एक्सपोजर से पिगमेंटेशन हो जाती है लोगों को। नंबर 2, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से पिगमेंटेशन हो जाती है। नंबर 3, स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस से हो जाती है, ठीक है? और ब्यूटी क्रीम्स जो हमारी मिलती ना,
फॉर्मूला ब्यूटी क्रीम्स जो बाजार में बड़ी 200-200 रुपए की मिलती हैं, नाइमा ब्यूटी क्रीम, बस जो भी ताबिंदा ब्यूटी क्रीम, हुमायूं ब्यूटी क्रीम, ये क्रीम जो है ना ये आपको कर देती है गोरा तो बहुत, बट देन आपकी स्किन डैमेज होकर पतली हो जाती है और उसमें पिगमेंटेशन आ जाती है। और क्या कहते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी ठीक हो गया, इसकी वजह से आपको करती है। जितने आप प्रोसीजर बता रही हो ना, आपने जैसे लिवर की बात की उसको क्लीन करने के लिए, ये तो मुझे लगता है कि कुछ डाइट से भी बेहतर हो सकता है, आपका लिवर डिटॉक्स डाइट से भी हो सकता है, तो फिर आपका रंग बेहतर हो सकता है। तो आप, क्योंकि यकीनन आपने स्टडी पढ़ी हुई है, तो लिवर को डिटॉक्स नेचुरली कैसे किया जा सकता है? आप मिंट वाटर अगर पियो बहुत ज़्यादा पानी उसका उबाल के, क्यूकम्बर एंड लेमन, डिटॉक्स वाटर जिन्हें कहते हैं, डिटॉक्स वाटर कहते हैं। आप वो लेमन वाटर ले लो, क्या कहते हैं वो पुदीना और क्यूकम्बर होता है और लेमन होता है जी, चिया सीड्स या हमारा तुख मलंगा एक होता है, चिया इज डिफरेंट, तुख मलंगा इज डिफरेंट। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो करती है बट इस लेवल पे नहीं करेंगी, लेकिन फर्क पड़ेगा। फर्क आप पीते रहो 1-2 साल तो आपको फ़र्क पड़ेगा। डिटॉक्सिफाई करना तो बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ डिटॉक्सिफाइंग डाइट्स भी होती हैं, जिसमें आप हफ्ते में 3 दिन सिर्फ पानी पीते हो, लेमन वाटर पीते हो। अरे पानी मेरे ख्याल में वो फ्रूट्स के ऊपर आ जाती है, पानी खाली एक वाटर डाइट भी है जो टोटल डिटॉक्सिफाई करती है आपके लिवर को, फुल बॉडी को। वो मेरे ख्याल में 1-2 दिन से ज़्यादा, हाँ 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होती। आप कॉफ़ी भी थोड़ी सी पी लेते हो, ग्रीन टी पी लेते हो, एंड लेमन वाटर थ्रू आउट द डे। तो कई लोग हफ्ते में 1 दिन वो कर लेते हैं, बट मैं नहीं कर सकती, मैं इंजेक्शन लगवा लूँगी। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा फातिमा, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ बता दें, या वो जो अपनी स्किन केयर रूटीन में कुछ चीज़ें शामिल करें ताकि वो आपके पास ना आए। ठीक है, जो मेरे पास घर पे ठीक है। फाइनली देखो, मुझे जो चीज़ें पसंद है ना वो विटामिन सी है बहुत ज़्यादा। अब जो हमारी बनती है विटामिन सी जो शॉप किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म में या टैबलेट्स की फॉर्म वो मैं बताती हूँ आपको। अक्सर हम एक बड़ा बाहर का मशहूर ब्रांड है उसके यूज़ करते हैं, उससे हम डार्क हो जाते हैं। तो विटामिन सी आप लेमन, ऑरेंज जूस और क्यूकम्बर्स किसी की शेप में भी आप ले लो, अपने फेस पे लगा दो। आप दही लगा लो फेस पे, आप अपने फेस पे अगर आपने डी टैन करना है तो आप ये केले के छिलके को मल लो, आप डी टैन हो जाओगे जी। फातिमा, इस तरह की बहुत सारी टिप्स हम आपसे अगली बार दोबारा लेंगे, और इतने मजे की टिप्स आपने बताई। और अच्छी बात आपकी ये कि आप जबरदस्ती गन पॉइंट पे नहीं कह रही ये चीज़ें करा लो वो चीज़ें करा लो, आप कह रही नेचुरल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी जो स्किन केयर वाली जो आपका क्लिनिक है वो, और उसको 4 चांद लगाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आने के लिए, बहुत मजा आया और बहुत ज़्यादा सीखा। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा, और दोबारा मुलाकात करने के लिए यकीनन आपको और लाइफ लगाना पड़ेगा और एक और सुप पे आना पड़ेगा। तो बस नहीं, और हुमायूं ज़ीब अब्बासी को दीजिए यहाँ पर इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटते रहिए। मैंने कहा था ना, खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़।